सिस्टम ने मुझे एक अमीर सेकंड जनरेशन हेयर की जिंदगी दी थी, लेकिन मेरा मन तो उस सिस्टम के पूरे खानदान को कोसने का कर रहा था, क्योंकि उसने मुझे किसी का सिंप बना दिया था, और वो भी पूरे 3 साल के लिए। 3 साल। तुम जानते हो मैंने ये 3 साल कैसे काटे? पूरे 3 साल मैं इस घटिया नोवेल वर्ल्ड में फंसा रहा। मेरा नाम था जी बोदा। मैं एक साइड विलेन था। मेरा पूरा काम सिर्फ इतना था कि हीरोइन बाई निंगबिन के पीछे पागलों की तरह घूमता रहूं, उसका पीछा करूं, उससे एक तरफा प्यार करता रहूं, फिर हीरो और हीरोइन दोनों से बुरी तरह बेइज्जत हों, और आखिर में पूरा फैमिली बर्बाद होने के बाद बेकार सी मौत मर जाऊं। लेकिन इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी मिशन फिर भी फेल हो गया। मैंने हीरोइन को खुश करने के लिए हर तरीका अपनाया, फिर भी कुछ नहीं बदला। जब मैं सोच रहा था कि अब सिस्टम मुझे सीधे मिटा देगा, तभी एक मैकेनिकल वॉइस सुनाई दी। डिंग। मिशन टाइम रिमेनिंग 0 डेज। मेन मिशन फेल्ड। मिशन फेलियर पनिशमेंट। यू विल रिमेन इन दिस वर्ल्ड फॉर एवर। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रह गया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर यहीं रहना था तो पहले ही बता देते। मुझे लगने लगा पिछले जन्म में मैंने सिस्टम का बहुत बड़ा कर्ज खाया होगा। नहीं, सिर्फ कर्ज भी नहीं, वरना कोई किसी को इतनी बुरी तरह नहीं सताता। मैंने आंखें खोली। मेरे सामने वही करीब 100 स्क्वायर मीटर वाला मास्टर बेडरूम था। इटली से मंगाया गया हैंडमेड बेड, फ्लोर टू सीलिंग ग्लास, विंडो के बाहर जियांगचेंग का चमकता हुआ नाइट व्यू, वॉक इन क्लोजेट में दर्जनों महंगे डिजाइनर सूट्स टंगे हुए थे। ये सब देखकर कोई भी खुशी से झूम उठता, लेकिन मेरा मन सिर्फ गालियां देने का कर रहा था। पूरे 3 साल मैं इस घटिया रोमांस नॉवल में फंसा रहा। मैंने जी बोड़ा नाम के विलन की जिंदगी जी। मैं देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर। लेकिन मेरी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, हीरोइन बाय निंगबिन का पीछा करना, उसके और उसके फर्स्ट लव यी टेंगचेंग के बीच गलत फहमियां पैदा करना, और फिर स्टोरी के चैप्टर 320 में सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत होना, फैमिली खो देना, दोस्त खो देना और अकेला रह जाना। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। मेन मिशन, हीरोइन बाय निंगबिन का प्यार हासिल करो। करंट प्रोग्रेस 35/100। वार्निंग, मिशन टाइम रिमेनिंग 0 डेज। मिशन फेल्ड। पनिशमेंट, परमानेंटली स्टे इन दिस वर्ल्ड। मैं बेड के हेडबोर्ड से टिक गया और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। 3 साल बाद मैं पहली बार दिल से मुस्कुराया था। ये जी बोड़ा वाली नकली स्मर्क नहीं थी, ये एक असली मुस्कान थी। मैं असल दुनिया का एक 28 साल का आम इंसान था। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मेरी सैलरी सिर्फ 5,000 थी। मैं शहर की तंग गली में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, लेकिन आज मैं सच में खुश था। पूरे 3 साल मैंने सिर्फ एक्टिंग की थी। सिस्टम का मिशन बहुत आसान लगता था, बस हीरोइन को मुझसे प्यार करवाना था। लेकिन पहले ही दिन मुझे समझ आ गया था, यह मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बाई निंगबिन इस दुनिया की चोजन हीरोइन थी। उसकी सेटिंग ही ऐसी थी कि वो सिर्फ ही टेंगचेंग से प्यार करती थी और जी बोड़ा से नफरत करना जैसे उसके जीन्स में लिखा हुआ था। मैं चाहे जितनी कोशिश करता, सब बेकार था। जितना ज्यादा उसके पीछे भागता, वो उतनी ही ज्यादा मुझसे नफरत करती। सबसे बुरी बात, सिस्टम मुझे रोज हीरोइन का पीछा करने पर मजबूर करता था। अगर एक भी दिन मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी लाइफ स्पैन काट देता। इसलिए मैं रोज बेवकूफों की तरह उसके पीछे घूमता था। आज फूल देता, कल पूरा रेस्टोरेंट बुक करता, परसों हीरो बनकर उसे बचाने पहुंच जाता, और हर बार बाई निंगबिन मुझे ठंडी नजरों से देखती। उसकी बेस्ट फ्रेंड शू टिंगटिंग मेरा मजाक उड़ाती, और मैं चुपचाप बेइज्जत होकर वापस लौट आता। पहले साल बहुत शर्म आती थी, दूसरे साल सब आदत बन गया, तीसरे साल मुझे खुद से ही घिन आने लगी। लेकिन अब सब बदलने वाला था। आखिरकार ये सब खत्म होने वाला था। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम जी होस्ट। मैंने पूछा, मिशन फेल होने के बाद क्या तुम अब भी रहोगे? सिस्टम ने शांत आवाज में जवाब दिया, मिशन फेल होने के बाद सिस्टम स्लीप मोड में चला जाएगा। इसके बाद मैं होस्ट को कोई हेल्प नहीं दे पाऊंगा और ना ही कोई नया मिशन दूंगा। होस्ट का पूरा स्टेटस पैनल भी बंद हो जाएगा। मैंने धीरे धीरे पूछा, मतलब अब तुम मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाओगे? हाँ होस्ट। ये जवाब सुनते ही मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे पिछले 3 सालों से सीने में जमा सारा बोझ एक ही सांस में बाहर निकल गया हो। मैं उठकर फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने जा खड़ा हुआ। सुबह की धूप में पूरा जियांगचेंग धीरे धीरे रोशनी से भर रहा था। मैं मुस्कुराया।
अब बहुत हो गया, अब मैं कोई एक्टिंग नहीं करूंगा। आखिरकार मुझे ये नकली जिंदगी जीने की जरूरत नहीं रही। उसी समय बेड पर रखा मेरा फोन वाइब्रेट करने लगा। मैंने उठाकर देखा, मेरे असिस्टेंट का मैसेज था। आज बाय निंगबिन की नई कंपनी की ओपनिंग सेरेमनी थी। पुराने प्लान के मुताबिक मुझे फिर से लाखों की कीमत का फ्लावर बास्केट लेकर वहां जाना था, सबके सामने अपनी मौजूदगी दिखानी थी। फिर शू टिंगटिंग मुझे सबके सामने बेइज्जत करती और आखिर में यी टेंगचेंग हीरो बनकर एंट्री लेता। उसके सामने मैं फिर एक जोक बन जाता। मैसेज पढ़ते ही मैंने फोन लापरवाही से बेड पे फेंक दिया, फिर सीधा वॉक इन क्लोजेट में चला गया। वहां टंगे महंगे डिजाइनर सूट्स की तरफ मैंने देखा तक नहीं। मैंने कोने से एक साधारण सी ब्लैक हुडी निकाली, उसके साथ डार्क ग्रे कैजुअल पैंट्स पहनी और आखिर में एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज पहन ली। जब मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ तो उसमें लगभग 6 फुट 2 इंच लंबा एक नौजवान दिखाई दिया। उसके चेहरे की बनावट बेहद शार्प थी, आंखें तेज थीं और बिखरे हुए बाल उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। मानना पड़ेगा, जी बोडा की शक्ल वाकई कमाल की थी। बस पहले वाला जी बोडा हमेशा अपने बालों में इतना जेल लगाता था कि वो चमकने लगते थे। ऊपर से हर दिन ऐसे चमकीले कपड़े पहनता था मानो चलता फिरता मोर हो। हर वक्त उसके चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन रहता था, औरत, तुमने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैंने 3 सेकंड तक मिरर में खुद को देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। इस बार यह हंसी बिल्कुल असली थी। 3 साल से दबा हुआ सारा गुस्सा आज बाहर निकलने वाला था। मैंने सेफ खोला, उसमें से 3 चीजें निकाली, एक ब्लैक कार्ड, एक यूएसबी ड्राइव और एक फाइल फोल्डर। यूएसबी में पिछले 3 सालों में जुटाई गई सारी इंफॉर्मेशन थी, बाय निंगबिन की, यी टेंगचेंग की और जी फैमिली के उन तथाकथित रिश्तेदारों की। जबकि फोल्डर के अंदर एक बिजनेस प्लान रखा था जिसे तैयार करने में मुझे पूरा 1 साल लगा था। सिस्टम ने सिर्फ एक मिशन दिया था, हीरोइन का पीछा करो, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि मैं बाकी काम नहीं कर सकता। इन 3 सालों में जब सबको लगता था कि जी बोडा सिर्फ पैसे उड़ाना जानता है, मैं चुपचाप अपना पूरा जाल बुन रहा था। सीढ़ियां उतरते हुए मैंने एक नंबर डायल किया। 2 रिंग के बाद कॉल उठ गई। दूसरी तरफ एक भारी आवाज सुनाई दी, यंग मास्टर। इतनी सुबह? मैंने शांत लहजे में कहा, अंकल चेन, जिस प्रोजेक्ट की बात मैंने आपसे की थी, आज उसे शुरू करने का समय आ गया है। मेरी आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे मैं मौसम की बात कर रहा हूं। कुछ पल तक दूसरी तरफ खामोशी रही, फिर अंकल चेन हंस पड़े। मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बताइए, शुरुआत कहां से करें? मैं गराज में पहुंचा। वहां एक से बढ़कर एक सुपर कार्स और लग्जरी कार्स खड़ी थीं, लेकिन मैं सीधा उस धूल से ढकी हुई काली मैबैक के पास गया। मैंने जानबूझकर यही कार चुनी थी, लो प्रोफाइल, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा और सफर भी आरामदायक रहेगा। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया। V12 इंजन की भारी आवाज पूरे गराज में गूंज उठी। मैंने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, बाय निंगबिन की ओपनिंग सेरेमनी, चिन्ह बे होटल। कार धीरे धीरे गराज से बाहर निकली और जांगचेंग की सुबह वाली ट्रैफिक में शामिल हो गई। अंकल चेन ने हैरानी से पूछा, आप खुद जा रहे हैं? पहले तो हमेशा असिस्टेंट को भेजते थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पहले इसलिए क्योंकि उन लोगों के चेहरे देखने में मेरा टाइम वेस्ट होता था, लेकिन आज बात कुछ और है। आज आखिरी एक्ट है। अगर मैं नहीं गया तो ये ड्रामा खत्म कैसे होगा? करीब 40 मिनट बाद मैं चिन्ह बे होटल पहुंच गया। होटल के बाहर रेड कारपेट बिछा हुआ था। दोनों तरफ बधाई के फ्लोर बास्केट्स लगे थे। सबसे आगे करीब 2 मीटर ऊंचा एक विशाल फ्लावर बास्केट रखा था। उस पर सुनहरे रिबन के साथ लिखा था, यी टेंगचेंग की ओर से शुभकामनाएं। मैंने बस एक नजर डाली, दिल में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। अगर ये 3 साल पहले होता तो शायद मैं इससे भी बड़ा फ्लावर बास्केट मंगवाने का ऑर्डर दे देता, लेकिन आज मैंने आराम से कार पार्क की, अपना ब्रीफकेस उठाया और धीरे धीरे होटल के अंदर चला गया। एंट्रेंस पे खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे देखते ही पहचान लिया। उसके चेहरे पे अजीब सा भाव आ गया। आखिर जंगचेंग के सोशल सर्कल में जी बोधा की रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा, बिगड़ा हुआ यंग मास्टर, जो 3 साल तक हीरोइन के पीछे भागता रहा और फिर भी उसे हासिल नहीं कर पाया। वो पूरे हाई सोसाइटी का मजाक बन चुका था। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और बिना रुके अंदर चला गया। बैंकेट हॉल 3री मंजिल पर था। जब मैं वहां पहुंचा तो काफी लोग पहले से मौजूद थे। बिजनेस टाइकून्स, हाई सोसाइटी के लोग, बाय निंगबिन के बिजनेस पार्टनर्स, सब छोटे छोटे ग्रुप्स में बातें कर रहे थे। जैसे ही मैंने हॉल का दरवाजा खोला, पूरा माहौल बदल गया। कई लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे,
कुछ के चेहरे पे तमाशा देखने वाली मुस्कान आ गई, तो कुछ ने खुलकर आंखें घुमा ली। मैंने पूरे हॉल पे नजर दौड़ाई और तुरंत बाय निंगबिन को ढूंढ लिया। वो हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, सफेद इवनिंग गाउन में। वो किसी फेरी से कम नहीं लग रही थी। उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसके बगल में उसकी बेस्ट फ्रेंड शू टिंग खड़ी थी, हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए। वो कुछ मजेदार बात कह रही थी, जिसपे बाई निंबिन हल्के से मुस्कुरा रही थी। और उसके दूसरी तरफ एक नौजवान खड़ा था, सफेद शर्ट, गहरे ग्रे रंग का सूट वेस्ट, गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा। उसकी हर हरकत से एक जेंटलमैन ऑरा झलक रही थी। यी तेंगचेंग, जांगचेंग के यी फैमिली का दूसरा बेटा, बाय निंगबिन का फर्स्ट लव और इस नॉवेल का मेल लीड। तीनों साथ खड़े थे, मानो किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। मैं सीधे उनकी तरफ चल पड़ा। सबसे पहले बाय निंगबिन की नजर मुझ पर पड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। शू टिंग ने भी उसकी नजर का पीछा किया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वो धीमी आवाज में बोली, ये फिर आ गया। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि आसपास खड़े सभी लोगों को साफ सुनाई दे। आज बिंग बिंग की कंपनी की ओपनिंग है। ये एक दिन भी चैन से नहीं बैठ सकता क्या? शू टिंग ने नाराज होकर कहा। बाय निंगबिन ने कुछ नहीं कहा। वो बस हल्का सा मुड़ी और अनजाने में थोड़ा सा यी तेंगचेंग के करीब खिसक गई। उधर यी तेंगचेंग हमेशा की तरह हल्के से मुस्कुराया। उसने मेरी तरफ सिर हिलाकर अभिवादन भी किया। उसका वो अंदाज ऐसा था जैसे कोई मेजबान बिना बुलाए आए मेहमान का स्वागत कर रहा हो। मैं तीनों के सामने जाकर रुक गया। आसपास का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। सब लोग तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। उन सबको लग रहा था कि हमेशा की तरह मैं पहले बाई निंगबिन से प्यार भरी बातें करूंगा, फिर कोई महंगा गिफ्ट दूंगा। उसके बाद बाई निंगबिन मुझे ठंडे लहजे में मना कर देगी। शू टिंग सबके सामने मेरा मजाक उड़ाएगी और आखिर में यी तेंगचेंग अपनी जेंटलमैन वाली बातें करके मुझे और छोटा महसूस कराएगा। पिछले 3 सालों से यही स्क्रिप्ट बार बार दोहराई जा रही थी। सब लोग इससे बोर हो चुके थे, फिर भी हर बार देखने जरूर आ जाते थे। लेकिन इस बार मेरे पहले ही शब्दों ने पूरे हॉल को चुप करा दिया। मैंने बाई निंगबिन की आंखों में देखते हुए कहा, बाई निंगबिन, अब तक मैं तुम्हारा पीछा करता रहा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने तुम्हें बहुत परेशानी दी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब तुम पूरी तरह आजाद हो। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। ये किसी माफी से ज्यादा एक अंतिम फैसला सुनाने जैसा लग रहा था। बाय निंगबिन कुछ पल तक मुझे देखती रह गई। उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में साफ उलझन थी। ये सही नहीं था। ये जी बोडा जैसा बिल्कुल नहीं था। वो तो हर हाल में उससे चिपका रहता था। फिर आज वो खुद पीछे कैसे हट रहा है? सबसे पहले शू टिंग ही बोली। उसने हाथ बांधकर तिरस्कार से कहा, जी बोदा, अब कौन सा नया ड्रामा शुरू किया है? पिछली बार भी तुमने कहा था कि बिंग बिंग का पीछा नहीं करोगे, और अगले ही दिन 9,999 गुलाब उसके ऑफिस भेज दिए थे। इस बार क्या करने वाले हो? त्याग करने का ड्रामा या फिर हार्ड टू गेट बनने की कोशिश? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी नजर बिल्कुल शांत थी। मेरी ये नजर देखकर शू टिंग खुद असहज हो गई, क्योंकि पहले वाला जी बोडा उसे देखकर या तो गुस्सा करता था या जलता था, लेकिन इतनी बेपरवाही ये पहली बार था। मैंने शांत स्वर में कहा, मिस शू, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था, बस, और कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर मैं सच में मुड़ गया और बाहर जाने लगा। मेरी इतनी साफ और सीधी प्रतिक्रिया देखकर पूरा हॉल कुछ सेकंड तक स्तब्ध रह गया। रुको। इस बार आवाज बाई निंगबिन की थी। वो 2 कदम आगे बढ़ी। उसकी तेज नजरें मेरी पीठ पर टिक गईं, जैसे वो मेरे अंदर की सच्चाई पढ़ लेना चाहती हो। आज वो जहां पहुंची थी, सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, उसकी समझ और उसकी इंस्टिंक्ट्स भी कमाल की थीं। उसने ठंडी आवाज में पूछा, जी बोदा, तुमने 3 साल तक मेरा पीछा किया और अब अचानक कह रहे हो कि सब खत्म? कम से कम कोई वजह तो होगी। मैं रुक गया, धीरे से पलटा, उसके खूबसूरत चेहरे को कुछ पल देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये मुस्कान देखकर बाय निंगबिन का दिल एक पल के लिए धड़क उठा, क्योंकि ये पहले वाली बनावटी मुस्कान नहीं थी। इसमें सिर्फ सुकून था, आजादी थी और एक तरह की राहत थी। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर दोनों हाथ हुडी की पॉकेट में डालते हुए बोला, वजह? क्योंकि आखिरकार मुझे समझ आ गया कि तुम मेरे समय के लायक ही नहीं हो। पूरा बैंकेट हॉल सन्न रह गया। कई लोगों ने हैरानी में सांस खींच ली। बाय निंगबिन का चेहरा बदल गया। 3 सालों में
जी बोडा ने कभी उसके सामने ऊंची आवाज तक नहीं की थी। तुम इसके लायक नहीं हो, ऐसी बात तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। आज वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था। शुटिंगटिंग गुस्से से लाल हो गई और वो चिल्लाकर बोली, जी बोदा, तुम्हारा मतलब क्या है? 3 साल तक खुद उसके पीछे भागते रहे, अब जब वो नहीं मिली तो कह रहे हो कि वो लायक नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो मेरे समय के लायक नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़ा और इस बार सचमुच चला गया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर बाई निंगबिन वहीं खड़ी रह गई। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी ड्रेस को कसकर पकड़ चुकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि जी बोडा इस बार कोई ड्रामा नहीं कर रहा। वो सचमुच उसे छोड़ चुका था और यही बात उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। ये नाराजगी थी या कुछ और, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। यी तेंगचेंग उसके पास आया। उसने हमेशा की तरह नरम आवाज में कहा, बिंग बिंग, दिल पर मत लो। यंग मास्टर जी शायद बस गुस्से में है। 2-4 दिन बाद वो फिर वापस आ जाएगा। बाय निंगबिन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी सिकुड़ी हुई भौहें अब भी नहीं खुली। शूटिंगटिंग अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। जी बोड़ा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसे लगता है ऐसे बिंबिंग का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। कितनी घटिया ट्रिक है। आसपास खड़े लोग भी सहमत होने लगे। सबका यही कहना था कि जी बोडा ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। 2-3 दिन में वो फिर से बाइनिंग बिन के पीछे घूमता दिखाई देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, मैं कभी वापस नहीं आने वाला था। जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला, सुबह की गर्म धूप मेरे चेहरे पे पड़ी। मैंने गहरी सांस ली। ताजी हवा सीने में भर गई। ऐसा लगा जैसे 3 साल बाद पहली बार मैं खुलकर सांस ले रहा हूं। अब मुझे वो नकली मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं थी, ना ही खुद से नफरत कराने वाले डायलॉग्स बोलने थे, और ना ही उन लोगों की तिरस्कार भरी नजरों और हंसी का सामना करना था। मैं आराम से अपनी मेबैक में जाकर बैठ गया। मैंने कार में बैठते ही अंकल चेन को फोन लगाया। अंकल चेन, होटल वाला काम खत्म हो गया। अब ओरिजिनल प्लान शुरू करते हैं। पहला स्टेप, जी ग्रुप की तरफ से बाय निंगबिन को मिलने वाली सारी बिजनेस सपोर्ट तुरंत बंद कर दो। दूसरा स्टेप, यी फैमिली के बिजनेस नेटवर्क में हमारी इन्फिल्ट्रेशन प्लान शुरू कर दो। मैं कुछ पल रुका। मेरी नजर स्टीयरिंग व्हील पर टिक गई। फिर होठों पर हल्की मुस्कान आई। तीसरा स्टेप, ल्यू फैमिली की बड़ी बेटी ल्यू रुयान से कांटेक्ट करो। फोन के दूसरी तरफ अंकल चेन हंस पड़े। यंग मास्टर, लगता है आपने ये चाल पूरे 1 साल पहले ही बिछा दी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, 1 साल नहीं, पूरे 3 साल। असल दुनिया में मैं एक अनाथ था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। जान लगाकर मेहनत करने के बाद भी बस किसी तरह अपना गुजारा कर पाता था। लेकिन इस दुनिया में सिस्टम ने मुझे एक परफेक्ट स्टार्ट दिया। देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा, सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज, और पिछले 3 सालों में चुपचाप बनाई गई मेरी पूरी प्लानिंग। पहले मुझे जानबूझकर एक निकम्मे यंग मास्टर का ड्रामा करना पड़ता था, क्योंकि सिस्टम ने मुझे विलन की सेटिंग से हटने की इजाजत नहीं दी थी। जरा सी गलती पर भी पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन अब सिस्टम हमेशा के लिए स्लीप मोड में जा चुका था। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैंने इंजन स्टार्ट किया, काली मेबक ट्रैफिक में शामिल हो गई और सीधे जंगचेंग के सबसे बड़े सीबीडी की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में फोन कई बार वाइब्रेट हुआ। ज्यादातर मैसेजेस बाय निंगबिन के लोगों के थे। कुछ लोग मेरा इरादा टटोल रहे थे, कुछ मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और कुछ मुझे समझा रहे थे कि बाय निंगबिन से जिद मत करो। मैंने एक भी मैसेज नहीं पढ़ा, सीधे फोन उठाकर पैसेंजर सीट पे फेंक दिया। अब मेरे पास इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम था। आज से इस दुनिया की स्क्रिप्ट मैं खुद लिखूंगा। कुछ देर बाद मेरी कार शेंगहेंग टावर के सामने जाकर रुकी। ये 68 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग जीशी ग्रुप का हेडक्वार्टर था। यही मेरे पिताजी क्वांग के पूरे बिजनेस एम्पायर का दिल था। लेकिन पिछले 3 सालों में नाम का क्राउन प्रिंस होने के बावजूद मेरे पास इस बिल्डिंग का एक्सेस कार्ड तक नहीं था। जी चांग को लगता था कि मैं उसके लिए सिर्फ शर्मिंदगी हूं, इसलिए उसने मुझे एक बेकार सी शेल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना रखा था। हर महीने पॉकेट मनी भेज देता था, बस मुझे अपनी आंखों से दूर रखना चाहता था। मैं लॉबी के अंदर गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुझे देखकर चौंक गई। यंग मास्टर जी, आप यहां कैसे? मैंने बिना रुके कहा। जी चांग कहां है? इतना कहकर मैं चेयरमैन वाली प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट घबराकर बोली, यंग मास्टर, चेयरमैन अभी मीटिंग में है। अगर आप थोड़ा इंतजार
मैंने उसकी बात सुने बिना लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट खुली। अंदर 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स खड़े थे। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर जी, ऊपर से रिस्पेक्ट। लेकिन उनकी आंखों में छिपा तिरस्कार मैं साफ देख सकता था। मैं अंदर गया और 68वें फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी। दोनों धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे, इतनी धीमी भी नहीं कि मैं सुन न सकूं। सुना है, आज फिर बाय निंगबिन के सामने बेइज्जत होकर आया है। दूसरा हंस पड़ा। अरे, बाय निंगबिन की नजर में तो सिर्फ ये तिंगचेंग है, ये उसके सामने क्या चीज है? पहला बोला, धीरे बोलो। दूसरा बेपरवाही से बोला, डर किस बात का, निकम्मा है। सुन भी लिया तो क्या कर लेगा? मैंने लिफ्ट के शीशे में अपना चेहरा देखा और बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ ही पल बाद लिफ्ट 68वीं मंजिल पर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही मेरे पिता की सेक्रेटरी सिस्टर जांग सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। यंग मास्टर, चेयरमैन अभी बोर्ड मीटिंग में हैं, आप अभी अंदर नहीं जा सकते, मैंने शांत आवाज में कहा। हटो। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों सिस्टर झांग के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो बिना कुछ बोले साइड में हट गई। मैंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर जी क्वांग कई को डायरेक्टर्स के साथ अगले 6 महीनों की बिजनेस स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर रहा था। वहीं इस रूम में बैठे लोग जियांगचेंग की लगभग 1/3 इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। हर एक बिजनेस वर्ल्ड का बड़ा नाम था। दरवाजा खुलते ही सबकी नजर मेरी तरफ घूम गई। सबसे पहले जी क्वांग का चेहरा उतर गया। करीब 50 साल का आदमी, चौड़ा चेहरा, घनी भौहें और बिना गुस्सा किए भी दबदबा महसूस होता था। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम्हें किसने बुलाया? मैं आराम से अंदर गया। कॉन्फ्रेंस टेबल के आखिर में जाकर रुक गया। फिर पूरे रूम पर नजर डाली और आखिर में जी चांग की तरफ देखते हुए बोला, डैड, आज मैं आपसे एक बात करने आया हूं। जी चांग ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें भी कोई सीरियस काम हो सकता है या फिर पैसे चाहिए? पिछले महीने दिए हुए 5 मिलियन इतनी जल्दी खत्म हो गए? कॉन्फ्रेंस रूम में हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन मेरे चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आया। मैंने सीधे कहा, मुझे जी ग्रुप के पूरे रिटेल बिजनेस का कंट्रोल चाहिए। एक पल के लिए पूरा रूम शांत हो गया। फिर जोरदार हंसी गूंज उठी। सफेद बालों वाले एक डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, यंग मास्टर जी, तुम्हें पता भी है जी ग्रुप का रिटेल बिजनेस साल का कितना रेवेन्यू कमाता है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, 37 बिलियन। और मुझे यह भी पता है, पिछले 3 सालों से जी ग्रुप की रिटेल मार्केट शेयर हर साल 5% गिर रही है, जबकि बाय निंगबिन की चिंगयुन ग्रुप हर साल 12% की ग्रोथ कर रही है। अगर यही हाल रहा तो 3 साल के अंदर जी ग्रुप का रिटेल बिजनेस पूरी तरह कंपटीशन हार जाएगा। मेरी बात खत्म होते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो गया। जी चांग मुझे घूरने लगा, जैसे वो पहली बार अपने बेटे को सच में पहचान रहा हो। जी चांग की भौहें सिकुड़ गईं। उसने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हें ये सारे डेटा कैसे पता हैं? उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। ये सारे इंटरनल डेटा, खासकर कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस, कोई आम इंसान तो दूर, जी बोडा जैसे निकम्मे बेटे के हाथ भी कभी नहीं लग सकते थे। मैंने अपना ब्रीफकेस खोला, उसमें से एक मोटी फाइल निकाली और धीरे से कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखकर उसे जी चांग की तरफ सरका दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में जी ग्रुप के रिटेल बिजनेस के लिए एक कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान तैयार किया है। अगर इस प्लान के मुताबिक काम किया जाए तो सिर्फ 2 साल के अंदर जी ग्रुप का रिटेल बिजनेस फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा और हमारी मार्केट शेयर इंडस्ट्री की टॉप 3 कंपनीज में वापस पहुंच जाएगी। मैं थोड़ा रुका, फिर बोला, और इस पूरे प्लान का सबसे अहम हिस्सा आज से चिंगयुन ग्रुप की एक्सपेंशन को हर हाल में रोकना है। जी क्वांग ने फाइल खोली। उसने सिर्फ पहला पेज देखा था कि उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि पहले पेज पे मार्केट एनालिसिस नहीं था, बल्कि जी ग्रुप के रिटेल बिजनेस की एक एक कमजोरी लिखी हुई थी। हर डेटा बिल्कुल सटीक था। हर प्रॉब्लम सीधे सबसे बड़ी कमजोरी पे वार कर रही थी। ये एनालिसिस कोई एमेचर कभी नहीं लिख सकता था। यहां तक कि जी ग्रुप के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी इतनी गहरी रिपोर्ट नहीं बना सकते थे। जी क्वांग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार उलझन थी। ये क्या सच में तुमने लिखा है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हां, मैंने ही लिखा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डैड, आपने हमेशा मुझे निकम्मा समझा और मैं इसके लिए आपको दोष नहीं देता, क्योंकि
पिछले 3 सालों में मैंने खुद भी वही दिखाया, लेकिन वो सब अब खत्म हो चुका है। आज से मेरे 3 लक्ष्य हैं। पहला, जी ग्रुप को रिटेल मार्केट का लीडर फिर से बनाना। दूसरा, बाय निनबिन को ये एहसास दिलाना कि मुझे ठुकराना उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं कुछ पल रुका, फिर जी क्वांग की आंखों में देखते हुए बोला, तीसरा, आपको साबित करके दिखाना कि आपका बेटा कोई निकम्मा नहीं है। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो गया। जो डायरेक्टर्स कुछ मिनट पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके चेहरे सख्त हो चुके थे। ये सब बिजनेस वर्ल्ड के पुराने खिलाड़ी थे। एक अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी पहचानने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता था, और मेरी इस रिपोर्ट में डेटा की गहराई, लॉजिक और फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ टॉप कंसल्टिंग कंपनीज के लेवल का था। जी क्वांग काफी देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बिना एक पल घमवाए जवाब दिया, जी ग्रुप के पूरे रिटेल बिजनेस का एक्चुअल कंट्रोल। मुझे सिर्फ 6 महीने दीजिए। अगर 6 महीने बाद बिजनेस में सुधार नहीं हुआ तो मैं खुद जी फैमिली की इनहेरिटेंस छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम फिर से शोर से भर गया। क्या ये अपनी इनहेरिटेंस छोड़ देगा? ये कोई छोटी बात नहीं थी। जी चांग की कुल संपत्ति हजारों करोड़ की थी। इनहेरिटेंस छोड़ने का मतलब था सैकड़ों करोड़ की दौलत छोड़ देना। जी क्वांग लगातार 10 सेकंड तक मेरी आंखों में देखता रहा। फिर उसने ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने देता हूं। आज से रिटेल डिवीजन पूरी तरह तुम्हारे अंडर रहेगी। चेयरमैन। सफेद बालों वाले डायरेक्टर तुरंत खड़े हो गए। ये रूल्स के खिलाफ है। यंग मास्टर के पास मैनेजमेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है। जी चांग ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। उसकी नजर अब भी मुझ पर टिकी हुई थी। ओल्ड जो, तुमने भी अभी ये प्रपोजल देखा है क्या? जिस इंसान के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो वो ऐसी स्ट्रैटेजी लिख सकता है? ओल्ड जो ने मुंह खोला, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा, अपनी फाइल उठाई और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से जी क्वांग की आवाज आई, जी बोदा, जरा रुको। मैं रुक गया और धीरे से पीछे मुड़ा। जी क्वांग के चेहरे पे इस बार पहले जैसा गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे, हैरानी, जिज्ञासा और एक ऐसी भावना जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने पूछा, ये प्लान जो तुमने बनाया है, क्या तुम पिछले 3 साल से इसी पर काम कर रहे थे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर बिना कुछ कहे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। मैं लिफ्ट में गया, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, फिर फोन निकालकर अंकल चेन को कॉल लगाया। अंकल चेन, जी ग्रुप की रिटेल चैनल अब हमारे कंट्रोल में है। अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। चिंग्युन ग्रुप के पार्टनर्स से कांटेक्ट करो। फोन के दूसरी तरफ अंकल चेन मुस्कुराए। यंग मास्टर, हमने उनके सप्लायर्स से बात शुरू कर दी है। चिंग्युन ग्रुप बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन उनकी सप्लाई चेन हमेशा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। उनके कई बड़े सप्लायर्स पेमेंट डिले से खुश नहीं हैं। अगर हम उन्हें बेहतर टर्म्स दें। मैंने बीच में ही रोक दिया। सप्लायर्स नहीं, मुझे उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। अंकल चेन कुछ पल चुप रहे, फिर हैरानी से बोले, डिस्ट्रीब्यूटर्स? मैंने शांत आवाज में कहा, बैन एंड बिन का पूरा बिजनेस मॉडल हाई प्रॉफिट मार्जिन पर टिका हुआ है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रॉफिट पहले ही बहुत कम हो चुका है। अब तक वो सिर्फ इसलिए उसके साथ हैं क्योंकि चिंग्युन ग्रुप बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। कोई भी उसका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम जाकर उनसे कहो, आज से जी ग्रुप उन्हें 10% ज्यादा कमीशन देगा। हम कॉस्ट कम नहीं करेंगे, हम उसके पार्टनर्स ही अपने साथ ले आएंगे। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। फिर अंकल चेन ने गहरी सांस ली। यंग मास्टर, आप तो उसका कैश फ्लो ही काट देना चाहते हैं। मैं बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए बोला, उसका कैश फ्लो पहले से ही कमजोर है। 3 साल में उसने कंपनी को 5 गुना बड़ा बना लिया, लेकिन उसकी डेट रेशियो पहले ही 70% से ऊपर पहुंच चुकी है। जैसे ही उसकी ग्रोथ धीमी पड़ेगी, उसकी पूरी फंडिंग चेन हिल जाएगी, और मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि उसकी ग्रोथ धीमी हो जाए। मैं कार में बैठ गया, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं किया। बस सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। 3 साल, आखिर 3 साल बाद मुझे अपनी मर्जी से जीने का मौका मिला था। असल दुनिया में मेरे पास टैलेंट की कमी नहीं थी, कमी थी सिर्फ मौके की। एक अनाथ जो बिल्कुल नीचे से उठा था। हर कदम पर दूसरों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी बस किसी तरह जिंदगी चल पाती थी।
कोई सपना पूरा करने की ताकत ही नहीं बचती थी। लेकिन इस दुनिया में सब अलग था। मेरे पास रिसोर्सेस थे, पावर थी और देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे की पहचान थी। सबसे बड़ी बात, इन 3 सालों में मैं ऊपर से चाहे जितना बेवकूफ बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने पूरे जांगचेंग के बिजनेस वर्ल्ड को अच्छी तरह समझ लिया था। बाई निंगबिन बहुत काबिल थी, यी तेंगचेंग भी कोई साधारण इंसान नहीं था, लेकिन दोनों की एक ही कमजोरी थी, उनकी जिंदगी बहुत आसान रही थी। बाई निंगबिन बचपन से ही सबकी लाडली थी, उसे जो चाहिए होता वो मिल जाता। उसने कभी असली हार नहीं देखी थी। यी तेंगचेंग भी एक बड़े फैमिली में पैदा हुआ था, उसकी पूरी जिंदगी स्मूथ रही, उसके पास दिमाग था, लेकिन असली संघर्ष का अनुभव नहीं था। मैं अलग था, मैं उस इंसान की तरह था जो कीचड़ से निकलकर ऊपर आया था। मैंने सबसे गंदी कंपटीशन देखी थी, सबसे बुरी हार झेली थी और सीखा था कि आखिरी उम्मीद खत्म होने के बाद भी कैसे वापस खड़ा हुआ जाता है। अब मेरी बारी थी बाई निंगबिन को भी वही एहसास कराने की। उसी समय मेरा फोन बज उठा, अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक ठंडी लेकिन बेहद आकर्षक महिला की आवाज सुनाई दी। जी बोदा। मैंने पूछा, कौन? लियो रुयान। मेरी भौं हल्की सी उठ गई। मैंने अंकल चेन को उससे कांटेक्ट करने को कहा था, लेकिन उसके खुद फोन करने की उम्मीद नहीं थी। लियो फैमिली जियांगचेंग की दूसरी सबसे बड़ी फैमिली थी और लियो रुयान उसकी इकलौती वारिस। बिजनेस वर्ल्ड में उसकी रेप्यूटेशन बाई निंगबिन से भी बड़ी थी। उसकी खूबसूरती बेई निंगबिन जैसी नाजुक नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक और भी खतरनाक आकर्षण था, शांत, तार्किक और बेहद ताकतवर। बेई निंगबिन की कामयाबी में स्टोरी का हीरोइन हेलो भी था, लेकिन लियो रुयान जहां पहुंची थी वहां वो सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और एबिलिटी के दम पर पहुंची थी। मैं मुस्कुराया। मिस लियो, उम्मीद नहीं थी कि आप खुद कॉल करेंगी। लियो रुयान ने सीधे कहा, तुम्हारे अंकल चेन ने मुझे एक बिजनेस प्लान भेजा है, मैं तुमसे आमने सामने बात करना चाहती हूं। आज शाम 7 बजे जांगचेंग फाइनेंशियल सेंटर के टॉप फ्लोर रेस्टोरेंट में। मैंने टेबल बुक कर दी है। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, ठीक है। लेकिन कॉल काटने से पहले लियो रुयान ने एक और सवाल पूछा, एक बात बताओ, तुमने बाई निंगबिन का 3 साल तक पीछा किया, फिर अचानक उसे छोड़ क्यों दिया? मैं कुछ पल चुप रहा और फिर मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे आखिरकार समझ आ गया कि उसका पीछा करना मेरी जिंदगी बर्बाद करना था। फोन के दूसरी तरफ पूरे 5 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर लियो रुयान हल्के से हंसी। दिलचस्प, इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। मैंने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे पहले से पता था कि लियो रुयान ये मीटिंग जरूर एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि मेरे बिजनेस प्लान में लिखी बातें सिर्फ जी ग्रुप के लिए ही नहीं, लियो फैमिली के लिए भी अनमोल थी। पिछले 3 सालों में चिंगयुन ग्रुप ने बहुत तेजी से एक्सपेंशन किया था और उस एक्सपेंशन ने जांगचेंग के कई बड़े बिजनेस हाउसेस के हिस्से पे कब्जा कर लिया था। लियो फैमिली भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन मेरा असली लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं था। मैं चाहता था कि बाई निंगबिन के खिलाफ खड़े हर बिजनेस फोर्स को धीरे धीरे एक साथ जोड़ दूं और एक ऐसा जाल बुन दूं जिससे वो कभी बाहर ना निकल सके। लेकिन उस जाल का पूरा सच मैं किसी को नहीं बताने वाला था। अंकल चेन सिर्फ पहला स्टेप जानते थे, जी चांग को सिर्फ दूसरा स्टेप पता था, लियो रुयान सिर्फ तीसरा स्टेप देख पाएगी, लेकिन सबसे अहम चौथा स्टेप, उसके बारे में सिर्फ मैं जानता था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। काली मेबक दोपहर की सुनहरी धूप में आगे बढ़ गई। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान थी। इस बार मैं किसी और की स्टोरी का विलन नहीं था, मैं अपनी कहानी का हीरो था। अगले 1 हफ्ते में जांगचेंग के बिजनेस वर्ल्ड में लगातार 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना, जी ग्रुप ने अचानक ऐलान कर दिया कि उनका पूरा रिटेल बिजनेस अब रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। एक ही झटके में रिटेल डिवीजन के 2/3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बदल दिए गए और पूरे डिवीजन का नया हेड बनाया गया, जी बोदा को। यह खबर सामने आते ही पूरे जियांगचेंग में हंगामा मच गया। हर कोई यही कह रहा था कि जी क्वांग पागल हो गया है। 300 करोड़ से भी बड़े बिजनेस का कंट्रोल उसने एक ऐसे यंग मास्टर को दे दिया जो अब तक सिर्फ लड़कियों के पीछे भागने के लिए मशहूर था। दूसरी घटना, चिंगयुन ग्रुप के 3 सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अचानक उनके साथ पार्टनरशिप खत्म करने का ऐलान कर दिया और सीधे जी ग्रुप रिटेल के साथ एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट साइन कर लिया। सिर्फ एक रात के अंदर बाई निंगबिन की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू लगभग 15% गिर गई। कंपनी के शेयर्स भी तेजी से नीचे आने लगे। तीसरी घटना, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर,
ल्यू रुयान ने खुद सामने आकर पब्लिक अनाउंसमेंट किया कि ल्यू फैमिली और जी ग्रुप रिटेल अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में साथ काम करेंगे। दोनों कंपनीज सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हर लेवल पर मिलकर काम करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ल्यू रुयान ने सिर्फ दो बातें कही, मुझे जी बोडा पे भरोसा है और मुझे जी ग्रुप रिटेल के फ्यूचर पर भी पूरा भरोसा है। बस ये दो वाक्य पूरे जांगचेंग के बिजनेस वर्ल्ड में बम की तरह फट पड़े। ल्यू रुयान आखिर कौन थी? जांगचेंग के बिजनेस वर्ल्ड में उसे सब आइस क्वीन के नाम से जानते थे। वो कभी आसानी से किसी का समर्थन नहीं करती थी और किसी निकम्मे इंसान के साथ पार्टनरशिप करना तो उसके लिए नामुमकिन था। अगर उसने पब्लिक के सामने जी बोडा के बारे में इतना बड़ा बयान दिया था तो इसका मतलब सिर्फ एक था, जी बोडा उतना साधारण नहीं था जितना लोग समझते थे। उस दिन के बाद पूरे जांगचेंग में मेरे बारे में बातें बदलने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि पिछले 3 सालों से मैं जानबूझकर अपनी असली ताकत छिपा रहा था। कुछ का मानना था कि मैं पागल बनने का नाटक करके अपने दुश्मनों को धोखा दे रहा था और कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। लेकिन इन अफवाहों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस समय मैं जियांगचेंग फाइनेंशियल सेंटर के टॉप फ्लोर रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठा था। मेरे सामने ल्यू रुयान बैठी थी। आज उसने एक साधारण ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल पीछे हल्के से बंधे हुए थे। चेहरे पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं था। फिर भी उससे नजरें हटाना आसान नहीं था। वो पहली नजर में चौंका देने वाली खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे को जितनी देर देखते उतना ही वो और आकर्षक लगने लगती। उसकी आंखों में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता और तेजी थी। कुछ देर बाद ल्यू रुयान ने फोर्क नीचे रखा, सीधे मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा बिजनेस प्लान मैंने 3 बार पढ़ा है। सच कहूं, मैं काफी प्रभावित हुई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मैंने शांत स्वर में कहा, पूछिए। वो बोली, इस प्लान की सोच, इसकी गहराई और इसकी लॉजिक, ये किसी ऐसे इंसान का काम नहीं लगता जिसके पास बिजनेस एक्सपीरियंस ही ना हो। पिछले 3 सालों में तुम आखिर कर क्या रहे थे? मैंने आराम से पानी का एक घूंट पिया, फिर मुस्कुराकर कहा, मैं बै निंगबिन का पीछा कर रहा था। ल्यू रुयान की भौहें सिकुड़ गईं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने ग्लास नीचे रखते हुए कहा, उसी का पीछा करते करते मैंने उसके पूरे बिजनेस मॉडल को किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा गहराई से समझ लिया। वो हर चाल कैसे चलती है मैं जानता हूं, और उसकी हर चाल की कमजोरी भी। दुश्मन को जितना अच्छी तरह समझोगे उसे हराना उतना ही आसान होगा। मुझे यकीन है ये बात आप मुझसे बेहतर समझती हैं। ल्यू रुयान कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर अचानक मुस्कुरा दी। ये पहली बार था जब उसने फॉर्मल स्माइल नहीं दी, बल्कि दिल से हंसी। वो हल्के से बोली, तो तुमने 3 साल तक उसका पीछा सिर्फ उसे स्टडी करने के लिए किया? मैंने सिर हिलाया। नहीं, उसका पीछा करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन उसे स्टडी करना यह मेरा अपना फैसला था। ल्यू रुयान ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। वो समझदार थी। उसे पता था हर इंसान के पास कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें वो किसी से साझा नहीं करना चाहता। उसने टॉपिक बदल दिया, ठीक है, अब तुम्हारे प्लान की बात करते हैं। अगर हम मिलकर चिंगयुन ग्रुप को रोकते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने बिना घुमाए फिराए जवाब दिया, जब चिंगयुन ग्रुप गिरेगी उसकी मार्केट शेयर का 40% जी ग्रुप लेगा, 30% ल्यू फैमिली को मिलेगा और बाकी 30% बाकी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आप मेरा साथ देंगी तो हम दोनों जीतेंगे, अगर नहीं देंगी तो भी मैं जीत जाऊंगा। बस थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ल्यू रुयान के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा है। मैं मुस्कुराया। यह भरोसा नहीं है, यह हिसाब है। ल्यू रुयान ने चुपचाप स्टेक का कुछ देर बाद उसने नाइफ और फोर्क नीचे रख दिए, नैपकिन से होंठ साफ किए, फिर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हैप्पी कॉपरेशन। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेली ठंडी थी, लेकिन उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। मैं मुस्कुराया। हैप्पी कॉपरेशन। जैसे ही हमने हाथ छोड़ा, ल्यू रुयान ने अचानक कहा, अगले हफ्ते बाय निंगबिन एक चैरिटी बैंकेट आयोजित कर रही है। मुझे यकीन है तुम्हें भी उसका इनविटेशन मिल गया होगा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। हां, मिल गया है। मैंने शांत स्वर में कहा, मेरा वहां जाने का कोई इरादा नहीं है। ल्यू रुयान ने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा, फिर बोली, तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम्हें पता है
बाई निंगबिन सबसे ज्यादा किस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैंने पूछा। हार को? लियू रुयान ने सिर हिलाया। नहीं, उसे सबसे ज्यादा तकलीफ नजरअंदाज किए जाने से होती है। तुमने उसका पूरे 3 साल तक पीछा किया और अब अचानक उसे यूं ही छोड़ दिया। वो खुद को यह समझा सकती है कि तुम सिर्फ हार्ड टू गेट बनने का ड्रामा कर रहे हो, लेकिन अगर तुम उसका पीछा करने के बजाय किसी दूसरी औरत के साथ उसके सामने दिखाई दोगे तो फिर वो खुद से यह झूठ नहीं बोल पाएगी। मैं कुछ पल तक लियू रुयान को देखता रहा, फिर मुझे उसकी बात का असली मतलब समझ आ गया। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप मेरे साथ चलना चाहती हैं? लियू रुयान ने तुरंत मेरी बात सुधारी। चाहती नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। एक औरत दूसरी औरत को सबसे अच्छी तरह समझती है। अगर बाई निंगबिन का मेंटल बैलेंस बिगड़ गया तो उसका असर किसी भी बिजनेस अटैक से ज्यादा होगा। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, हम साथ चलेंगे। मुझे सचमुच बाई निंगबिन का मेंटल बैलेंस बिगाड़ना था, किसी प्यार या बदले की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि जो इंसान इमोशन में फैसला लेता है वो ज्यादा गलतियां करता है, और जितनी ज्यादा गलतियां बाई निंगबिन करेगी मेरी जीत उतनी ही जल्दी होगी। लियू रुयान के जाने के बाद मैं अकेला प्राइवेट रूम में बैठा रहा। बाहर जियांगचेन की रात रोशनी से चमक रही थी। उसी समय मेरा फोन चमका। स्क्रीन पे बाई निंगबिन का मैसेज था। जी बोदा, लियू रुयान आसान इंसान नहीं है, बेहतर होगा उससे दूर रहो। मैं मैसेज को देखता रहा, फिर मेरे होठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। पूरे 3 सालों में बाई निंगबिन ने मुझे अपनी मर्जी से एक भी मैसेज नहीं भेजा था। मैंने उसे न जाने कितने लंबे कन्फेशन भेजे थे, लेकिन उसने कभी जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। और आज सिर्फ इसलिए कि मैं लियू रुयान के साथ एक डिनर कर आया था, उसे मेरी चिंता होने लगी। सच में इंसान भी कितना अजीब होता है। जब कोई हमेशा तुम्हारे साथ रहता है तो उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारी परवाह करना छोड़ देता है तुम्हें उसकी अहमियत समझ आने लगती है। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, सीधे फोन उल्टा करके टेबल पर रख दिया। अब मेरे पास इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम था। अगले हफ्ते होने वाला चैरिटी बैंकेट, वही जंगचेंग के बिजनेस वर्ल्ड में मेरी पहली पब्लिक अपीयरेंस होने वाली थी। हर कोई उस पुराने निकम्मे जी बोडा का तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने वाला था कि किसी के चेहरे पे हंसी नहीं बचेगी। मैं उठकर लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। लिफ्ट का दरवाजा बंद ही हुआ था कि मेरी पॉकेट में रखा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैंने एक पल सोचा, फिर स्क्रीन देखी। इस बार मैसेज बाय निंगबिन का नहीं था। एक अननोन नंबर से सिर्फ 5 शब्द आए थे, यी तेंगचेंग से सावधान रहना। मैंने उस मैसेज को 2 सेकंड तक देखा, फिर फोन वापस पॉकेट में रख लिया। मेरे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया, क्योंकि मैं पहले से ही सावधान था। दुनिया की नजर में यी तेंगचेंग एक शांत, सभ्य और जेंटलमैन इंसान था, लेकिन मेरी नजर में वो इस पूरी चेस गेम का सबसे खतरनाक मोहरा था। बाई निंगबिन सिर्फ सामने दिखने वाली ओपोनेंट थी, असल खतरा यी तेंगचेंग था। वो ऐसा इंसान था जो सामने मुस्कुराता था और पीछे से वार करता था। लेकिन कोई बात नहीं, इस चेस गेम की हर चाल मैं पहले ही सोच चुका था, यहां तक कि यी तेंगचेंग वाली चाल भी। कुछ दिन बाद चैरिटी बैंकेट का दिन आ गया। वेन्यू था जंगचेंग का सबसे शानदार बुगुंग होटल। यहां आने वाले लोग या तो बहुत अमीर थे या बहुत ताकतवर। एंट्री की पहली शर्त ही थी कि आपकी हैसियत अरबों की हो। मैं पहले भी ऐसे बैंकेट में शामिल हो चुका था, लेकिन हर बार मेरी पहचान सिर्फ इतनी थी, जी फैमिली का निकम्मा बेटा। पीछे खड़े लोग मुझे देखकर फुसफुसाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। मैंने एक परफेक्ट फिट ब्लैक सूट पहन रखा था, टाई नहीं लगाई थी, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और पहले की तरह बालों में जरूरत से ज्यादा जेल लगाकर उन्हें चमकाया भी नहीं था, बस उन्हें हल्के से पीछे की तरफ सेट कर लिया था। खुले हुए कॉलर की वजह से मेरी साफ जॉलाइन और माथे की तेज लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने मिरर में खुद को देखा और कुछ पल के लिए मैं भी ठिठक गया। ये बात सिर्फ हैंडसम दिखने की नहीं थी, मेरी पूरी पर्सनालिटी बदल चुकी थी। पहले वाला जी बोडा ऐसा था जैसे किसी भेड़ ने भेड़िए की खाल पहन रखी हो। चाहे जितना भी डराने की कोशिश करे, उसके अंदर की कमजोरी छिपती नहीं थी। लेकिन अब मैं बिना कुछ बोले भी एक शांत और खतरनाक एहसास दे रहा था, जैसे म्यान में छिपी हुई एक तेज तलवार। उसी समय डोरबेल बज उठी। मैंने दरवाजा खोला। बाहर लियू रुयान खड़ी थी। आज उसने गहरे हरे रंग की वेलवेट ड्रेस पहन रखी थी। उसकी कॉलर बोन बेहद खूबसूरत लग रही थी।
कानों में छोटे से डायमंड ईयररिंग्स थे जो लाइट पड़ते ही हल्की हल्की चमक बिखेर रहे थे। उसने ज्यादा मेकअप भी नहीं किया था, लेकिन उसका नेचुरल ऑरा ही इतना अलग था कि साधारण रोशनी में भी वो किसी फैशन मैगजीन के कवर से उतरी हुई मॉडल जैसी लग रही थी। लियू रुयान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, देखना खत्म हुआ? मैं मुस्कुरा दिया, फिर बोला, चलें? हम दोनों साथ बाहर निकले और मेरी मेबैक में बैठ गए। ड्राइवर अंकल चेन का भरोसेमंद आदमी था, कम बोलने वाला, मध्यम उम्र का इंसान। वो बेहद आराम से और बिना किसी झटके के कार चला रहा था। कुछ देर बाद लियू रुयान ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, आज रात ई टेंगचेंग भी आएगा। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, वो बोली, और हाल ही में वो चुपचाप जी ग्रुप के कुछ बड़े शेयर होल्डर्स से भी मिल रहा है। वो तुम्हारे लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा। ये खबर मेरे लिए नई थी, लेकिन मेरे चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आया। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, कौन कौन? लियू रुयान ने बिना सोचे 3 नाम लिए, जो जीवान, लियू जियांगुओ, चेन रूहुआ। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ई टेंगचेंग ने उन्हें एक ऑफर दिया है। अगर बोर्ड मीटिंग में वो तुम्हें रिटेल बिजनेस के मैनेजमेंट पोजीशन से हटाने का प्रपोजल पास करवा दें, तो बदले में आई फैमिली उन्हें मार्केट प्राइस से 20% ज्यादा देकर उनके शेयर्स खरीदने को तैयार है। लियू रुयान की बात खत्म होते ही मैं सीट से टिक गया और कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, जो जीवान, यही वो डायरेक्टर था जो बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले मेरे खिलाफ खड़ा हुआ था। मैं उसके बारे में पहले ही पूरी जानकारी जुटा चुका था। जी ग्रुप का पुराना डायरेक्टर, कई सालों का अनुभव, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी जुआ। मकाओ के कई कसिनोज में उसका रिकॉर्ड मौजूद था, कभी करोड़ों जीता तो कभी करोड़ों हार जाता। दूसरा, लियू जियांगुओ, वो जी चांग का हमवतन था। उसी रिश्ते की वजह से वो बोर्ड तक पहुंच गया था। उसकी क्षमता सामान्य थी, लेकिन वफादारी अच्छी थी। हालांकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसके बेटे ने अमेरिका में एक कंपनी खोली थी और वो इस समय फंडिंग क्राइसिस से जूझ रही थी। वो हर जगह इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा था। तीसरा, चेन रूहुआ। ये आदमी सबसे दिलचस्प था। सिर्फ 42 साल की उम्र, ओवरसीज रिटर्न, बेहद काबिल और उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी। उसे पैसे की कमी नहीं थी, पोजीशन की भी नहीं। उसे सिर्फ एक ऐसा मौका चाहिए था जो उसे जी ग्रुप के सबसे ऊंचे पावर सर्कल तक पहुंचा दे। मैंने धीरे से आंखें खोली और शांत आवाज में कहा, यी टेंगचेंग चेन रूहुआ को वो चीज कभी नहीं दे सकता। लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा। क्यों? मैं बोला, चेन रूहुआ जी फैमिली के कोर मैनेजमेंट में जाना चाहता है, लेकिन आई फैमिली की पावर स्ट्रक्चर पत्थर की दीवार जैसी मजबूत है। यी टेंगचेंग खुद अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ। वो चेन रूहुआ से ऐसा वादा कैसे कर सकता है जो उसके अपने हाथ में ही नहीं है? लियू रुयान की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें यह सब भी पता है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने पूरे 1 साल यी फैमिली की शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर पर रिसर्च की है। यी फैमिली की मेन ब्लड लाइन 3 पीढ़ियों से सिर्फ एक वारिस देती आई है, लेकिन उनकी साइड ब्रांच में 7 फैमिलीज हैं। आई टेंगचेंग मेन ब्रांच का सबसे बड़ा पोता है, इसलिए इनहेरिटेंस में उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। लेकिन उसके पिता यी चांगमिंग का एक छोटा भाई भी है, यी चांगमिंग, और यी चांगमिंग का बेटा यी जिंगशुन यी टेंगचेंग से 2 साल बड़ा है। उसकी एबिलिटी यी टेंगचेंग से बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि उसकी एम्बिशन उससे भी ज्यादा है। इस समय यी टेंगचेंग का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं है, उसका अपना कजिन है। ऐसी सिचुएशन में वो किसी आउटसाइडर को कोर मैनेजमेंट में कभी नहीं लाएगा। ऐसा करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। लियू रुयान कुछ देर तक चुप रही। उसे महसूस हुआ कि उसने अब तक जी बोडा को बहुत कम आंका था। ये सारी जानकारी सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़कर नहीं मिल सकती थी। इसके लिए गहरे कनेक्शंस और मजबूत इंफॉर्मेशन नेटवर्क चाहिए था। उसने आधी मुस्कान के साथ कहा, जी बोडा, तुम मुझे थोड़ा डराने लगे हो। मैं बस मुस्कुरा दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय कार बोगोंग होटल के सामने जाकर रुक गई। लाल कारपेट सीढ़ियों से लेकर मेन एंट्रेंस तक बिछा हुआ था। दोनों तरफ मीडिया के कैमरा लगातार फ्लैश कर रहे थे। मैं पहले कार से उतरा, फिर स्वाभाविक अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया। लियू रुयान ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा और धीरे से कार से बाहर उतर आई।
अगले ही पल चारों तरफ फ्लैशलाइट्स चमक उठी। जी बोडा और लियू रुयान एक साथ दिखाई देना अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज थी। एक तरफ जी ग्रुप का बदनाम यंग मास्टर, दूसरी तरफ लियू फैमिली की आइस क्वीन। दोनों को साथ देखकर पूरा मीडिया उत्साहित हो गया। रिपोर्टर चिल्लाने लगे, यंग मास्टर जी, आप और मिस लियू का रिश्ता क्या है? मिस लियू, आपने जी ग्रुप रिटेल की तारीफ की थी, क्या वो सिर्फ बिजनेस डिसीजन था या पर्सनल रिलेशनशिप भी है? क्या आप दोनों डेटिंग कर रहे हैं? मैंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा साइड हो गया और लियू रुयान को पहले चलने दिया। मैं उससे आधा कदम पीछे चलता रहा। यह छोटा सा जेस्चर कई तेज नजर वाले लोगों ने तुरंत पकड़ लिया। सबके मन में एक ही सवाल उठा, क्या यह वही जी बोडा है जो एटिकेट तक नहीं जानता था? आज उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी परफेक्ट कैसे हो गई? चैरिटी बैंक्वेट बोगोंग होटल की तीसरी मंजिल के ग्रैंड बॉल रूम में था। 3 मंजिल ऊंचा क्रिस्टल चैंडेलियर, पूरा हॉल रोशनी से भर रहा था। नीचे इटली से मंगवाया गया मार्बल चमक रहा था। हवा में शैंपेन और महंगे परफ्यूम की खुशबू घुली हुई थी। जब मैं और लियू रुयान अंदर पहुंचे तब तक जियांगचेंग के लगभग सभी बड़े बिजनेस लीडर्स वहां मौजूद थे। जैसे ही हमने एंट्री की, पूरा हॉल हमारी तरफ देखने लगा। असल में लोग मुझे नहीं देख रहे थे, उनकी नजर लियू रुयान पर थी। वो ऐसे सोशल इवेंट्स में बहुत कम आती थी, इसलिए उसकी हर पब्लिक अपीयरेंस अपने आप में एक सिग्नल मानी जाती थी। और आज वो सिर्फ आई ही नहीं थी, बल्कि वो जी बोधा के साथ आई थी। इसका मतलब सबकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बट गई। हम दोनों सीधे वीआईपी एरिया की तरफ बढ़े। वहीं बाई निनबिन और यी टेंगचेंग बैठे हुए थे। आज बाई निनबिन ने सिल्वर व्हाइट इवनिंग गॉन पहन रखा था। उसके बाल खूबसूरती से बंधे हुए थे। उसकी गर्दन और कॉलर बोन पहले की तरह बेहद आकर्षक लग रही थी। वो अब भी पूरे हॉल की सबसे चमकदार महिला थी, लेकिन आज उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, क्योंकि इस समय लियू रुयान का हाथ मेरे बाजू पर टिका हुआ था। यी टेंगचेंग हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। रुयान, काफी समय बाद मुलाकात हुई। फिर उसने मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया। यंग मास्टर जी, आजकल आपकी काफी चर्चा हो रही है। लियू रुयान ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार यी टेंगचेंग की आंखों में देखा। सिर्फ एक बार। मेरे चेहरे पर न गुस्सा था, न जलन, न दुश्मनी, बस एक शांत नजर। लेकिन उसी एक पल में यी टेंगचेंग की मुस्कान हल्की सी जम गई, क्योंकि मेरी आंखों में उसे एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। तिरस्कार, गुस्से वाला नहीं, ईर्ष्या वाला नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से निकला हुआ सच्चा तिरस्कार। उसकी नजर ऐसी थी जैसे कोई शेर खुद को बहुत चालाक समझने वाली लोमड़ी को देख रहा हो। उसी समय बाई निंगबिन खड़ी हो गई। उसकी नजर बार बार मेरे और लियू रुयान के बीच घूम रही थी। आखिर में वो सीधे मेरी तरफ देखने लगी। जी बोदा, मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, क्या तुमने देखा नहीं? मैंने शांत स्वर में कहा, देख लिया था। उसने तुरंत पूछा, तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने हल्का सा सिर तिरछा किया, जैसे सचमुच सोच रहा हूं कि इसका जवाब कैसे दूं। कुछ सेकंड बाद मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरा रिप्लाई करने का मन नहीं था। मेरी बात सुनते ही पास खड़े कई लोगों ने अनजाने में गहरी सांस खींच ली। सब जानते थे पहले वाला जी बोदा बाई निनबिन के सामने कितना झुक जाता था। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, लेकिन आज इतने लोगों के सामने उसने साफ कह दिया, मन नहीं था। बाई निनबिन की उंगलियां धीरे धीरे उसकी हथेली में धंस गईं, लेकिन उसने अपने चेहरे की मुस्कान टूटने नहीं दी। वो बोली, लगता है तुम सच में बहुत बदल गए हो। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, इंसान बदल ही जाता है। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। सीधे लियू रुयान की तरफ मुड़ा। चलें, वहां बैठते हैं। लियू रुयान बिना कुछ बोले मुस्कुराई और स्वाभाविक ढंग से उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। हम दोनों साथ आगे बढ़ गए। पीछे बाई निंगबिन वहीं खड़ी रह गई। वो बार बार खुद से कह रही थी, मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगी, लेकिन उसके दिल में उठ रही बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ये इसलिए नहीं था कि उसे जी बोडा से प्यार हो गया था, नहीं, उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। असल वजह कुछ और थी। 3 साल तक जी बोडा की हर नजर, हर बात, हर मुस्कान सिर्फ उसी के लिए होती थी, लेकिन अब
वो सब एक पल में गायब हो गया था। पहले उसकी आंखों में उम्मीद दिखाई देती थी, अब कुछ भी नहीं था। जब जी बोडा उसे देखता तो ऐसा लगता जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो, और यही एहसास किसी भी अपमान से ज्यादा तकलीफ दे रहा था। कुछ देर बाद बैंकेट अपने पूरे शोर पर पहुंच चुका था। मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था, तभी कॉरिडोर में मेरी मुलाकात शू टिंगटिंग से हो गई। आज उसने चमकीले लाल रंग की इवनिंग ड्रेस पहन रखी थी। मेकअप हमेशा की तरह बेहतरीन था, लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, जी बोदा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं रुक गया, फिर शांत नजर से उसकी तरफ देखा। मेरी नजर पड़ते ही शू टिंगटिंग के मन में हल्की घबराहट हुई। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने बिम्बिंग का 3 साल पीछा किया, अब अचानक छोड़ दिया, और ऊपर से लियू रुयान के साथ घूम रहे हो। क्या ये सब जानबूझकर कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि बिम्बिंग जलने लगे? मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूं, बिम्बिंग तुम्हारे इस ड्रामा में कभी नहीं फंसेगी। मैं आराम से दीवार से टिक गया, दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाल दिए, फिर बिल्कुल शांत आवाज में बोला, शू टिंगटिंग, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्या? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, इन 3 सालों में ऐसा एक भी दिन बताओ जब मैं बाई निंगबिन के पास गया हूं और तुमने मेरे बारे में कोई ताना ना मारा हो। शू टिंगटिंग कुछ पल के लिए चुप रह गई। मैंने दोबारा पूछा, बताओ, एक भी बार? मेरी आवाज इतनी सामान्य थी जैसे मैं सिर्फ आज की तारीख पूछ रहा हूं। मैं आगे बोला, जब भी मैं फूल लेकर गया तुमने कहा मैं दिखावा कर रहा हूं। जब भी मैंने डिनर कराया तुमने कहा मैं पैसे का रौब दिखा रहा हूं। जब भी मैंने बाई निंगबिन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व की तुमने कहा मेरे पीछे कोई स्वार्थ छिपा है। 3 साल, 1000 से भी ज्यादा दिन, तुमने कभी एक बार भी मेरे बारे में अच्छी बात नहीं कही। शू टिंगटिंग ने मुंह खोला, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आया कि जवाब क्या दे, क्योंकि जो मैंने कहा था वो पूरी तरह सच था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर शू टिंगटिंग से कहा, और आज तुम मुझसे पूछ रही हो क्या मैं बाई निंगबिन को जलाना चाहता हूं? मैं सीधा खड़ा हुआ, उसके पास से गुजरते हुए धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। मैं सिर्फ आखिरकार तुम लोगों को बर्दाश्त करना छोड़ चुका हूं। शू टिंगटिंग वहीं खड़ी रह गई, उसका चेहरा कभी सफेद पड़ रहा था तो कभी लाल। वो काफी देर तक कुछ समझ ही नहीं पाई। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया, मुड़कर उसकी तरफ देखा। हाँ, एक बात और, वापस जाकर बाई निंगबिन से कहना, चिंगयुन ग्रुप की कैश फ्लो रिपोर्ट अच्छी तरह चेक कर ले। अगले हफ्ते उन पर 1.2 बिलियन युआन का शॉर्ट टर्म डेट मैच्योर होने वाला है। अगर मुझे सही याद है तो उनके अकाउंट में इतना कैश नहीं बचा होगा। मेरी बात सुनते ही शू टिंगटिंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो घबराकर बोली, तुम्हें चिंगयुन ग्रुप के डेट के बारे में कैसे पता? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर कॉरिडोर के आखिर तक चलता चला गया। जब मैं वापस बैंकेट हॉल पहुंचा तो मुझे तुरंत महसूस हुआ कि माहौल बदल चुका था। हॉल के बीचों बीच बने स्टेज पर यी टेंगचेंग खड़ा था। उसके हाथ में माइक्रोफोन था और चेहरे पर हमेशा की तरह वही विनम्र मुस्कान। उसके बगल में सिल्वर ग्रे सूट पहने एक मध्यम उम्र का आदमी खड़ा था। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो जांगचेंग टीवी स्टेशन का डायरेक्टर था। यी टेंगचेंग की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सभी सम्मानित मेहमानों का स्वागत है। जांगचेंग टीवी स्टेशन अब जांगचेंग की उत्कृष्ट लोकल कंपनीज और उनके एंटरप्रेन्योर्स पर एक नया विशेष प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। शुरुआत में सबको लगा ये बस एक सामान्य बिजनेस अनाउंसमेंट है, लेकिन अगले ही पल यी टेंगचेंग ने ऐसी बात कही कि पूरे हॉल का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, हमारे पहले एपिसोड की गेस्ट होंगी चिंगयुन ग्रुप की मिस बाई निंगबिन। बाई निंगबिन जांगचेंग की सबसे उत्कृष्ट युवा एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इस बार तालियां पहले से भी ज्यादा जोरदार थीं। मैं हॉल के एक कोने में खड़ा था, दोनों हाथ पॉकेट में थे और चेहरे पे कोई भाव नहीं था। लियू रुयान धीरे से मेरे पास आई, फिर धीमी आवाज में बोली, ये सीधे सीधे तुम्हें टारगेट कर रहा है। जांगचेंग टीवी स्टेशन शहर का सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर यी टेंगचेंग ने ये रिसोर्स अपने हाथ में कर लिया तो पब्लिक ओपिनियन भी उसी के हाथ में होगी। उसके बाद वो जब चाहे तुम्हारी इमेज खराब कर सकता है। मैंने शांत स्वर में कहा,
मुझे पता है। लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें जरा भी चिंता नहीं हो रही? मैंने स्टेज पर खड़े यी तेंगचेंग को देखा। धीरे धीरे मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। उधर यी तेंगचेंग की नजर भी मुझ पर पड़ी। भीड़ के बीच हम दोनों की नजरें मिली। उसने हल्की सी मुस्कान दी, वही मुस्कान जिसे देखकर हर कोई यही सोचता कि वो एक बेहद अच्छा इंसान है। लेकिन उसके गोल्डन फ्रेम वाले चश्मे के पीछे मैंने कुछ और देखा। गहरा, छिपा हुआ घमंड और साफ चुनौती। उसी समय यी तेंगचेंग ने फिर से माइक्रोफोन उठाया। वैसे आज जी ग्रुप के यंग मास्टर जी बोडा भी हमारे बीच मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने जी ग्रुप के रिटेल बिजनेस की जिम्मेदारी संभाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी काबिलियत जी ग्रुप रिटेल को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। बात सुनने में ये एक तारीफ थी, लेकिन हॉल में मौजूद हर समझदार इंसान उसका असली मतलब समझ गया। ये तारीफ नहीं, एक ताना था। वो सबको याद दिला रहा था कि जी बोडा वही निकम्मा यंग मास्टर है जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। और उसके हाथ में जी ग्रुप रिटेल का जाना कंपनी के डूबने की शुरुआत है। हॉल के कई कोनों से हल्की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। अगले ही पल सैकड़ों निगाहें एक बार फिर मेरी तरफ उठ गईं। पूरा बैंकेट हॉल बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, मेरे रिएक्शन का। क्या मैं गुस्से में फट पड़ूंगा, या जबरदस्ती मुस्कुराकर बात टाल दूंगा, या फिर पहले की तरह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला जाऊंगा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला। मैं वहीं खड़ा रहा। ऊपर से पड़ती रोशनी मेरे चेहरे की तेज लकीरों को और उभार रही थी। मेरे चेहरे पर पड़ती लाइट और शैडो मुझे किसी बेइज्जत इंसान जैसा नहीं, बल्कि ऐसे चेस मास्टर जैसा दिखा रही थी जो अगली चाल पहले ही सोच चुका हो। अगले ही पल मैं मुस्कुराया। ये गुस्से वाली मुस्कान नहीं थी, न ही शर्मिंदगी वाली, बल्कि ऐसी मुस्कान जिसे देखकर सामने वाले के मन में डर पैदा हो जाए। ऐसी मुस्कान जिसमें जीत का पूरा भरोसा छिपा हो। मैंने आराम से अपनी पॉकेट से फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। अंकल चेन, वो फाइल जांगचेंग टीवी स्टेशन के डिप्टी डायरेक्टर को भेज दीजिए। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। फिर शांत नजरों से स्टेज पर खड़े यी तेंगचेंग को देखने लगा। ये पूरा काम 10 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गया। हॉल में मौजूद किसी इंसान को समझ नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या। लेकिन कुछ ही देर बाद यी तेंगचेंग का फोन बज उठा। उसने कॉल उठाई, 2-3 सेकंड तक सामने वाले की बात सुनी और उसके चेहरे का रंग आंखों के सामने उड़ने लगा। वो घबराकर चिल्लाया, क्या कहा तुमने? उसकी आवाज तक बदल गई। पहली बार उसके जेंटलमैन वाले चेहरे पर दरार दिखाई दी। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, जांगचेंग टीवी स्टेशन के डायरेक्टर इकोनॉमिक क्राइम में फंस गए? कब? एविडेंस कहां से आया? इतना कहकर उसने तुरंत अपने बगल में खड़े टीवी डायरेक्टर की तरफ देखा। उस आदमी का चेहरा पहले ही सफेद पड़ चुका था। अब यी तेंगचेंग ने मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। मैंने बिना कुछ कहे एक ग्लास चैंपेन उठाया, उसकी तरफ हल्का सा रेज किया। पूरा बैंक्वेट हॉल अचानक मौत जैसी खामोशी में डूब गया। किसी को नहीं पता था कि असल में क्या हुआ है, लेकिन सबने दो चीजें साफ देख ली थीं। पहली, यी तेंगचेंग के चेहरे का रंग उड़ जाना, और दूसरी, मेरे चेहरे की वही शांत मुस्कान। उसी पल लगभग हर इंसान के मन में एक ही सवाल उठा, जी बोडा आखिर है कौन? क्या वो सचमुच निकम्मा था, या 3 साल तक अपनी असली पहचान छिपाकर बैठा हुआ एक जहरीला सांप जिसने अब अपने दांत दिखाने शुरू किए थे? हॉल के एक कोने में बाय निंगबिन चुपचाप सब देख रही थी। उसके हाथ में पकड़ा शैंपेन ग्लास धीरे धीरे और कस गया। जिंदगी में पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, क्या उसने सच में जी बोडा को कभी समझा ही नहीं? कुछ ही देर बाद चैरिटी बैंक्वेट जल्दबाजी में खत्म कर दिया गया। जांगचेंग टीवी स्टेशन के डायरेक्टर की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह पूरे हॉल में फैल गई। किसी को नहीं पता था उस फाइल में क्या था, लेकिन सबने उसका नतीजा अपनी आंखों से देख लिया था। यी तेंगचेंग ने जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए 3 महीने तक मेहनत की थी, वो अनाउंसमेंट होने के सिर्फ 15 मिनट बाद पूरी तरह बेकार हो गई। स्टेज पे खड़ा यी तेंगचेंग अब भी माइक्रोफोन पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे की विनम्र मुस्कान कब की गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ गुस्सा और गहरी सोच बची थी। वो लगातार मुझे देख रहा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, जी बोडा ने ये जाल आखिर कब बिछाया था? वहीं मैंने शैंपेन का ग्लास नीचे रखा और बिना पीछे देखे बैंकेट हॉल से बाहर निकल गया। लियू रुयन भी मेरे साथ बाहर आ गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, वो फाइल तुमने कब तैयार की थी?
मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, 1 साल पहले। लियू रुयान की आंखें फैल गईं। मैं आगे बोला, जियांगचन टीवी स्टेशन के डायरेक्टर के ब्राइबरी के सारे एविडेंस मेरे पास 1 साल पहले ही आ गए थे, लेकिन उस समय उन्हें बाहर लाने का कोई फायदा नहीं था। आज मौका अलग था। आज जंगचेंग के सबसे प्रभावशाली 100 से ज्यादा बिजनेस लीडर्स के सामने यी तेंगचेंग ने खुद उस पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया और उसके कुछ ही मिनट बाद टीवी डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर लियू रुयान की तरफ देखकर बोला, अब बताइए कल सुबह की हेडलाइंस कैसी होंगी। लियू रुयान ने गहरी सांस ली। वो धीमी आवाज में बोली, वाई ग्रुप ने अभी अभी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया और कुछ ही मिनट बाद पार्टनर कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया। आम लोग ये नहीं सोचेंगे कि डायरेक्टर ने क्राइम कब किया था। उन्हें सिर्फ इतना दिखाई देगा कि यी ग्रुप ने एक क्रिमिनल के साथ पार्टनरशिप की। तब सवाल उठेंगे, क्या वाई ग्रुप की जजमेंट खराब है या क्या वाई ग्रुप खुद भी इस मामले में शामिल है। हम होटल से बाहर निकल आए। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे चेहरे से टकरा रही थी। मैंने हल्का सा आंखें सिकोड़ते हुए कहा, चाहे इनमें से कोई भी जवाब हो, वाई ग्रुप की रेप्यूटेशन पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। लियू रुयान कुछ पल तक मेरा चेहरा देखती रही, फिर अचानक एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा, तुम आखिर हो कौन। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम पहले वाले जी बोदा नहीं हो। उसकी आवाज बेहद गंभीर थी। जिस जी बोडा को मैं जानती थी वो सिर्फ एक लड़की के पीछे भागने वाला बेवकूफ था। उसके दिमाग में इतनी प्लानिंग नहीं हो सकती, इतना धैर्य नहीं हो सकता, इतनी गहरी सोच तो बिल्कुल नहीं। तो तुम आखिर हो कौन। हम दोनों के बीच रात की हवा गुजरी। दूर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की आवाज कुछ पल की खामोशी को और गहरा कर रही थी। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। क्या यह सच में जरूरी है। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हें सिर्फ एक बात जाननी चाहिए, अगर तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी तो तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। लियू रुयान काफी देर तक मुझे देखती रही। आखिरकार उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसके दिल में एक बात पूरी तरह तय हो चुकी थी कि जी बोधा के अंदर कोई बेहद बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है, कोई ऐसा सीक्रेट जो उसकी असली पहचान से भी कहीं बड़ा था। अगली सुबह जंगचेंग के लगभग हर न्यूज़पेपर और न्यूज वेबसाइट की हेडलाइंस भी लगभग एक ही जैसी थी। जंगचेंग टीवी स्टेशन के डायरेक्टर पर करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप। यी ग्रुप गहरे विवादों में घिरा। यी तेंगचेंग ने पार्टनरशिप का ऐलान किया और सिर्फ 15 मिनट बाद पार्टनर गिरफ्तार। यह सिर्फ संयोग था या पहले से रची गई चाल। सूत्रों का दावा, यी ग्रुप पर अनफेयर बिजनेस कंपटीशन की जांच शुरू। मार्केट खुलते ही यी ग्रुप के शेयर्स सीधे लोअर सर्किट पर पहुंच गए। कुछ ही घंटों में कंपनी की मार्केट वैल्यू से लगभग 10 बिलियन यूएन उड़ गए। लेकिन मुसीबत सिर्फ यी ग्रुप पर नहीं आई थी। चिंगयुन ग्रुप भी अब मुश्किल में फंस चुका था। अपने ऑफिस में बाय निंगबिन फाइनेंशियल रिपोर्ट को घूर रही थी। उसके सामने लिखे हुए नंबर्स उसके सिर में दर्द पैदा कर रहे थे। अगले बुधवार चिंगयुन ग्रुप पर 1.2 बिलियन युआन का शॉर्ट टर्म डेट चुकाने की डेडलाइन थी, लेकिन कंपनी के पास अवेलेबल कैश सिर्फ 430 मिलियन युआन था। बाकी का पैसा उसे 5 दिनों के अंदर किसी भी हाल में जुटाना था। उसने तुरंत फाइनेंस डायरेक्टर से पूछा, बैंक लोन का क्या हुआ। फाइनेंस डायरेक्टर ने बेबसी से कहा, हम 3 अलग अलग बैंक्स से बात कर चुके हैं, लेकिन सभी का कहना है कि साल के आखिर में क्रेडिट लिमिट लगभग खत्म हो चुकी है। अगर लोन अप्रूव भी हुआ तो कम से कम 1 महीना लगेगा। बाय निंगबिन ने फिर पूछा, क्या पेमेंट पीरियड थोड़ा और बढ़ सकता है। फाइनेंस डायरेक्टर ने सिर हिलाया, बहुत मुश्किल है। रिटेल डिवीजन से हमारे 3 सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जा चुके हैं। रेवेन्यू एस्टिमेट पहले ही 15% कम हो चुका है। सप्लायर्स का भरोसा भी कम होने लगा है। वहीं कई बड़े सप्लायर्स ये तक कह चुके हैं, अगर पेमेंट समय पर नहीं मिली तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर विचार करेंगे। बाय निंगबिन ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसकी कनपटियां दर्द से धड़क रही थीं। उसे साफ समझ आ गया था कि इन सारी मुश्किलों की शुरुआत सिर्फ एक इंसान से हुई थी, और वो इंसान था जी बोधा। जी बोधा के हाथ में तुम्हारी कंपनी के कैश फ्लो की पूरी डिटेल रिपोर्ट है। उसने ये रिपोर्ट किंगयुन ग्रुप के सभी संभावित निवेशकों को भेज दी है। अब कोई भी तुम्हारी कंपनी में निवेश करने की हिम्मत नहीं कर रहा। सब लोग पहले जी बोधा का अगला कदम देखना चाहते हैं। बाय निंगबिन ने मोबाइल कसकर पकड़ लिया। उसने गंभीर आवाज में पूछा, उसके पास इतनी अंदर की जानकारी आई कहां से। मुझे नहीं पता, इतो चेंग ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैंने उसके साथ रहने वाले अंकल चेन की जांच करवाई है। उनका पूरा नाम चेन होंगयुआन है। 20 साल पहले वो जियांगचेंग के सबसे मशहूर फाइनेंस एक्सपर्ट हुआ करते थे।
बाद में एक बड़ी असफलता के बाद उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी और फिर जी कियांग ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। इस आदमी के संपर्क और जानकारी जुटाने का नेटवर्क पूरे जियांगचेंग में सबसे मजबूत है। मुझे लगता है कि पिछले 3 सालों से जी बोदा ऊपर से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन असल में वो अंकल चेंग की मदद से तुम्हारी सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। बाय निंगबिन चुप हो गया। उसे अचानक 3 महीने पहले की एक घटना याद आई। उस दिन किंगयुन ग्रुप की रणनीतिक मीटिंग में किसी ने न्यू रिटेल बिजनेस में उतरने का सुझाव दिया था। उस समय वो थोड़ा झिझका था, लेकिन आखिर में उसने उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। अब उसे एहसास हुआ शायद वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जी रिटेल के पास पूरे जियांगचेंग का सबसे बड़ा ऑफलाइन चैनल नेटवर्क था। अगर वो न्यू रिटेल में उतरता तो उसका सीधा मुकाबला जी बोदा से होता, और जी बोदा इसी दिन का इंतजार कर रहा था। बाय निंगबिन ने ठंडी आवाज में कहा, आचेंग, मेरी एक मदद करो। कहो। मेरी जी बोदा से मुलाकात तय करवाओ। ईतो चेंग 2 सेकंड चुप रहा। तुम पक्का यही चाहते हो? हाँ। फोन काटने के बाद बाय निंगबिन खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने बाहर फैले जियांगचेंग के आसमान को देखा। कांच में उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। वो अब भी खूबसूरत थी, ताकतवर थी और दूसरों की नजरों में अजेय भी, लेकिन उसके दिल में पहली बार सच्चा डर पैदा हुआ था। उसे जी बोदा के बिजनेस तरीकों से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे डर इस बात का था कि वो आज तक जी बोदा को बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी। जब मुझे बाय निंगबिन की मुलाकात की रिक्वेस्ट मिली, तब मैं जी रिटेल के नए ऑफिस में बैठकर तिमाही रिपोर्ट देख रहा था। मैंने मोबाइल मेज पर रखा। स्क्रीन पर उसका मैसेज चमक रहा था। जी बोदा, हमें बात करनी है। कल दोपहर 3 बजे, पुरानी जगह। वो पुरानी जगह बाय निंगबिन की कंपनी के नीचे वाली वही कॉफी शॉप थी। पिछले 3 सालों में मैं वहां न जाने कितनी बार उसका इंतजार कर चुका था। हर बार मैं अकेला कोने में बैठा रहता, घंटों इंतजार करता और आखिर में सिर्फ एक मैसेज मिलता। अचानक काम आ गया। मैंने उस मैसेज को देखा। मेरे होंठों पे हल्की मुस्कान आ गई। मैंने सिर्फ 2 शब्द टाइप किए, मेरे पास समय नहीं है, और मैसेज भेज दिया। 10 सेकंड बाद उसका फिर मैसेज आया, तो समय और जगह तुम तय कर लो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मोबाइल उल्टा करके मेज पर रख दिया और दोबारा रिपोर्ट पढ़ने लगा। बाय निंगबिन अब बेचैन हो चुकी थी। 12 अरब का फंडिंग गैप, सिर्फ 5 दिन का समय, और पूरे जियांगचेंग के निवेशक इंतजार कर रहे थे। उसके पास समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द समाधान चाहिए था, लेकिन मैं उसे इंतजार करवाना चाहता था, और इंतजार और बेचैनी और घबराहट, ताकि वो जल्दबाजी में गलत फैसला ले। यही बात मैंने 3 साल में सीखी थी। बिजनेस की लड़ाई में जिसके पास ज्यादा धैर्य होता है, आखिर में जीत उसी की होती है। दोपहर में लियो रुयान बिना अपॉइंटमेंट लिए सीधे मेरे ऑफिस में आ गई। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पे अजीब सी मुस्कान। उसने फाइल मेरी मेज पे फेंकते हुए कहा, जरा अंदाजा लगाओ अभी अभी मुझे क्या मिला है। मैंने फाइल खोली। अंदर ईतो चेंग की तरफ से भेजा गया एक सहयोग प्रस्ताव था। उसमें लिखा था कि लियू परिवार और ई परिवार मिलकर जी रिटेल के विस्तार को रोकने के लिए साझेदारी करेंगे। बदले में ई परिवार अपने मार्केट शेयर का 10% हिस्सा लियू परिवार को देगा। लियू रुयान मुस्कुराई। क्या सोचते हो? वो सोफे पर बैठ गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने शांत आवाज में कहा, ये तो चेंग घबरा गया है। बाय निंगबिन के साथ उसका गठबंधन टूटने लगा है, इसलिए उसे नए सहयोगी की जरूरत है, और इस समय लियू परिवार से बेहतर विकल्प उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास वो संसाधन है जो जी रिटेल के पास नहीं है, यानी हाई एंड ग्राहकों का नेटवर्क। इसीलिए उसने 10% मार्केट शेयर का लालच दिया है। मैंने फाइल वापस उसकी तरफ सरका दी और कहा, लेकिन वो एक बात भूल गया है। लियू रुयान ने भौं उठाई। क्या? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो वो तुम्हें दे सकता है वो मैं भी दे सकता हूं, लेकिन जो मैं तुम्हें दे सकता हूं वो कभी नहीं दे पाएगा। जैसे? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, भरोसा। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर तुम ईतो चेंग के साथ काम करोगी तो बड़े फायदे के लिए वो किसी भी दिन तुम्हें बेच देगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो तुम्हें ऐसी चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जी रिटेल की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे चैनल संसाधन है। तुम्हारे बिना मेरी पूरी योजना को लागू करने में कम से कम 2 गुना समय लगेगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ विश्वासघात करना अपने ही साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। लियू रुयान कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर अचानक मुस्कुराने लगी। वो उठी और सहयोग प्रस्ताव वाली फाइल हाथ में उठा ली, फिर मेरी आंखों के सामने ही उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। मैंने बहुत से बिजनेसमैन देखे हैं, साझेदारी की बात करते समय सब कहते हैं कि हम दोस्त हैं,
लेकिन मौका मिलते ही सबसे पहले वही तुम्हें बेच देते हैं। तुम पहले इंसान हो जिसने साफ कहा कि तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे अपने नुकसान का सौदा होगा। मैं कुर्सी से टिककर बैठ गया। मैंने देखा वो फटी हुई फाइल कूड़ेदान में फेंक रही थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो तुमने मेरे साथ साझेदारी करने का फैसला कर लिया? लियू रुयान दरवाजे की ओर बढ़ी, फिर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोली, मैं हमेशा उसी का साथ देती हूं जिसके जीतने की सबसे ज्यादा संभावना हो। थोड़ा रुककर उसने फिर कहा, वैसे एक बात और, अगले हफ्ते बाई निंगबिन पे जो 12 अरब का कर्ज आने वाला है, अगर मैं चाहूं तो उसे आसानी से चुका सकती हूं, लेकिन मैं ना उसकी मदद करूंगी और न ही तुम्हारी। मैं बस ये देखना चाहती हूं कि तुम इस मुश्किल से कैसे निकलते हो। इतना कहकर वो बाहर चली गई। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। मैं कुर्सी पे बैठा रहा। मेरी उंगलियां मेज पे हल्के हल्के दस्तक दे रही थीं। लियू रुयान सही कह रही थी। वो 12 अरब का कर्ज ही इस पूरी लड़ाई की सबसे बड़ी कुंजी था। अगर बाई निंगबिन इस संकट से निकल गई तो उसे फिर से संभलने का मौका मिल जाएगा, लेकिन अगर वो इसमें असफल रही तो किंगयुन ग्रुप की फंडिंग चेन पूरी तरह टूट जाएगी। उसके बाद दिवालिया होना सिर्फ समय की बात रह जाएगी। लेकिन मैं बाई निंगबिन को दिवालिया नहीं करना चाहता था। इसलिए नहीं कि मुझे उस पर दया आ गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि किंगयुन ग्रुप के पास बहुत कीमती बिजनेस एसेट्स थे। अगर कंपनी सीधे दिवालिया हो जाती तो उन एसेट्स की असली कीमत बर्बाद हो जाती। मेरा असली लक्ष्य था किंगयुन ग्रुप के सबसे अच्छे बिजनेस हिस्सों को अलग करवाना, फिर उन्हें खरीदना और आखिर में उन्हें जी रिटेल के साम्राज्य में मिला देना। लेकिन यह तभी संभव था जब बाई निंगबिन पूरी तरह निराश होकर खुद पीछे हटने को तैयार हो जाए। 5 दिन। मुझे सिर्फ 5 दिनों के अंदर उसे अपनी मर्जी से बातचीत की मेज तक लाना था और मेरी शर्तें मानने के लिए मजबूर करना था। मैंने मोबाइल उठाया और अंकल चेन को फोन मिला दिया। फोन जुड़ते ही मैंने कहा, अंकल चेन, बाजार में खबर फैला दीजिए कि जी रिटेल किंगयुन ग्रुप के मुख्य बिजनेस सेक्टर खरीदने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन एक शर्त होगी, बाई निंगबिन को सीईओ के पद से इस्तीफा देना होगा और कंपनी के पूरे प्रबंधन से खुद को अलग करना होगा। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अंकल चेन बोले, यंग मास्टर, यह शर्त बहुत कठोर है। बाई निंगबिन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैंने शांत स्वर में कहा, वो मानेगी। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तब उसे एहसास होगा कि यही उसका आखिरी विकल्प है। अंकल चेन ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर पूछा, तो ये तो चेंग का क्या? वो चुप बैठकर यह सब नहीं देखेगा। मैं खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बाहर फैले जियांगचेंग को देखने लगा। फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, ये तो चेंग इस समय खुद को भी नहीं बचा पाएगा। अंकल चेन कुछ पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आपका मतलब क्या है? मैंने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, अंकल चेन, मेरे लिए एक आदमी की जानकारी निकालिए। ई जिंगशुआन, वो ये तो चेंग का चचेरा भाई है और ये चांगमिंग का बेटा। अंकल चेन ने पूछा, उसके बारे में क्या पता करना है? मैंने ठंडी आवाज में कहा, यह पता लगाइए कि उसके और इतो चेंग के बीच दुश्मनी कितनी गहरी है। मैं उनकी तरफ मुड़ा। मेरी आंखों में ठंडी चमक थी और मेरी उससे एक मुलाकात भी तय करवा दीजिए। इस बार अंकल चेन मेरी असली योजना समझ गए। उनकी आवाज तक कांप गई। यंग मास्टर, आप तो पूरे ई परिवार में गृहयुद्ध करवाने वाले हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं बस उन्हें आपस में लड़ने का मौका दे रहा हूं। फोन काटने के बाद मैं खिड़की के सामने खड़ा रहा। बाहर चमकता हुआ जियांगचेंग दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में 3 साल पुरानी यादें घूमने लगीं। 3 साल पहले जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था, तब सिस्टम ने मुझे एक टास्क लिस्ट दी थी और पहले दिन का पहला मिशन था फूल देना। 5वें दिन संयोग से मुलाकात करवाओ। 10वें दिन हीरो बनकर उसे बचाओ। 30वें दिन उससे अपने प्यार का इजहार करो। सिस्टम के हर मिशन की डिटेल साफ साफ लिखी हुई थी। मुझे बस उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक कदम दर कदम आगे बढ़ना था। शुरुआत में मैंने सिस्टम का विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सजा बहुत तेज और बेहद क्रूर थी। सिर्फ एक मिशन पूरा न करने पर उसने मेरी 1 साल की उम्र काट ली। जब सिस्टम के पैनल पर बची हुई जिंदगी का काउंटडाउन कम हुआ, तब पहली बार मुझे सच में मौत का डर महसूस हुआ। इसलिए मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 3 साल, पूरे 1000 से भी ज्यादा दिन और रात, मैं एक कठपुतली की तरह सिस्टम की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर चलता रहा। बार बार वही नाटक करता रहा जिनसे मुझे खुद घिन आती थी। लेकिन अब वो डोर पकड़ने वाला इंसान गायब हो चुका था। डोर टूट चुकी थी और
मैं आखिरकार आजाद था। अब मैं अपने फैसले खुद ले सकता था, अपने हाथों से अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता था। मैंने गहरी सांस लेकर खुद को वर्तमान में लौटाया, फिर मोबाइल उठाया और लियू रोयान को एक मैसेज भेजा। कल रात जियांगचेंग फाइनेंशियल सेंटर की सबसे ऊपरी मंजिल वाले रेस्टोरेंट में मिलते हैं। डिनर मेरी तरफ से रहेगा, अपनी पूरी टीम भी साथ ले आना। कुछ ही सेकंड बाद उसका जवाब आ गया। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने सिर्फ 4 शब्द लिखे, अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। अगले 3 दिनों में पूरे जियांगचेंग के बिजनेस जगत में ऐसा भूचाल आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। पहला दिन जी रिटेल ने अचानक घोषणा कर दी कि उसने ई जिंगशुआन के साथ रणनीतिक साझेदारी कर ली है। दोनों कंपनियां मिलकर न्यू रिटेल सेक्टर में पूरी ताकत से काम करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ई जिंगशुआन ने बिना किसी झिझक के कहा, आई ग्रुप का भविष्य बदलाव और नई सोच में है और मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीजी बोदा ही वो इंसान है जो हमें उस भविष्य तक पहुंचा सकते हैं। ये बयान सीधे सीधे इतोचेंग को चुनौती देने जैसा था। ई परिवार की अंदरूनी लड़ाई अब सबके सामने आ चुकी थी। उसी दिन ई ग्रुप के शेयर करीब 5% गिर गए। दूसरा दिन किंगयुन ग्रुप के 3 सबसे बड़े सप्लायर्स ने एक साथ सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया। कारण था किंगयुन ग्रुप की तरफ से समय पर भुगतान न होना। बाय निंगबिन ने तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग के बीच में ही फाइनेंस डायरेक्टर ने एक और बुरी खबर सुना दी। कंपनी के खाते में अब सिर्फ 1-2 करोड़ ही बचे हैं और 12 अरब का कर्ज परसों तक देना है। यह सुनते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम सन्नाटे में डूब गया। तीसरे दिन भारी दबाव के बीच बाय निंगबिन ने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने मुझे एक मैसेज भेजा, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, समय और जगह तुम तय करो। मैंने मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया। मैंने जानबूझकर उसे पूरे 2 घंटे इंतजार करवाया। फिर मैंने एक फोन किया, लेकिन बाय निंगबिन को नहीं। मैंने लियू रोयान को फोन मिलाया। फोन उठते ही मैंने कहा, वो मान गई है। मेरी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। लियू रोयान कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब आगे क्या? मैंने बिना झिझक कहा, 12 मुख्य शर्तें एक भी नहीं बदलेंगी। सब कुछ मेरे ड्राफ्ट के मुताबिक होगा। अगर वो दस्तखत कर देती है तो किंगयुन ग्रुप का मुख्य बिजनेस जी रिटेल के पास आ जाएगा, और अगर उसने दस्तखत नहीं किए तो परसों उसकी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। लियू रोयान ने सिर हिलाया, वो कभी साइन नहीं करेगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, वो करेगी। क्यों? मैंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे सिर्फ उसकी कंपनी नहीं चाहिए। मैं उससे एक बात उसके अपने मुंह से कहलवाना चाहता हूं। क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे फोन काट दिया। बातचीत का दिन चौथे दिन की सुबह तय हुआ। जगह थी जी रिटेल का कॉन्फ्रेंस रूम। जब मैं वहां पहुंचा, बाय निंगबिन पहले से ही आधे घंटे से मेरा इंतजार कर रही थी। आज उसने काले रंग का बेहद सलीकेदार बिजनेस सूट पहन रखा था। उसके बाल कसकर बंधे हुए थे, लेकिन आंखों के नीचे की थकान और आंखों के किनारों की हल्की लकीरें बता रही थीं कि पिछले 3 दिनों से उसने शायद ही ठीक से नींद ली हो। वो अकेली नहीं आई थी, उसके ठीक बगल में इतोचेंग भी बैठा हुआ था। इतोचेंग आज भी हमेशा की तरह शांत और सभ्य दिख रहा था। उसके चेहरे पे वही नरम मुस्कान थी, लेकिन सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे छिपी उसकी आंखों में आज पहली बार मैंने एक नई चीज देखी, बेचैनी। दूसरी तरफ शू टिंगटिंग भी बैठी थी। वो बाई निंगबिन के बगल में थी। जैसे ही उसने मुझे अंदर आते देखा, उसके चेहरे पे कई तरह की भावनाएं एक साथ उभर आईं। मैं आराम से कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ और लंबी टेबल के दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। मेरे पीछे सिर्फ एक इंसान बैठा था, लियू रोयान। 6 लोग, 2 तरफ लगी मेजें और एक ऐसी बातचीत जो पूरे जियांगचेंग के बिजनेस जगत का भविष्य तय करने वाली थी। सबसे पहले बाय निंगबिन ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। जी बोदा, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने बिना किसी भाव के जवाब दिया, किंगयुन ग्रुप का मुख्य रिटेल बिजनेस। कीमत 30 अरब। जी रिटेल उसे पूरी तरह खरीद लेगी। इतना कहकर मैंने एक फाइल उसकी तरफ सरका दी। उसमें साफ लिखा था, बाय निंगबिन किंगयुन ग्रुप के सभी पदों से तुरंत इस्तीफा देगी। अगले 3 साल तक वह जी रिटेल से जुड़े किसी भी प्रतिस्पर्धी कारोबार में काम नहीं करेगी। किंगयुन ग्रुप का बाकी गैर जरूरी बिजनेस जी रिटेल संभालेगी। मुनाफे में 70% हिस्सा जी रिटेल का होगा और सिर्फ 30% बाय निंगबिन को मिलेगा। फाइल पढ़ते ही बाय निंगबिन का चेहरा सफेद पड़ गया। 30 अरब किंगयुन ग्रुप की असली कीमत का 1/3 भी नहीं था, और सभी पद छोड़ना, 3 साल का प्रतिबंध, मतलब उसे अपनी ही बनाई कंपनी से हमेशा के लिए अलग होना पड़ता। सबसे पहले
शू टिंगटिंग गुस्से में खड़ी हो गई। ये नामुमकिन है, तुम खुलेआम लूट रहे हो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें यह सौदा पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, परसों बैंक दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर देगा। उसके बाद कंपनी की सारी संपत्ति नीलाम होगी। उस समय 30 अरब तो दूर 10 अरब भी नहीं मिलेंगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं 30 अरब देकर बस तुम्हें आखिरी सम्मान दे रहा हूं। बाई निंगबिन ने होंठ भींच लिए। उसकी आवाज हल्के से कांप रही थी। मैं किसी और निवेशक से पैसा जुटा सकती हूं। मैं हंस पड़ा। किससे? पूरे जियांगचेंग के निवेशकों से मैं पहले ही बात कर चुका हूं। कोई भी तुम्हारी कंपनी में निवेश नहीं करेगा। कुछ पल बाद बाई निंगबिन ने उम्मीद भरी नजरों से लियू रुयान की तरफ देखा। मिस लियू, आपके पास नकद पैसा है, बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। मैं किंगयुन ग्रुप के 10% शेयर आपको दे दूंगी। लियू रुयान ने आराम से कॉफी का एक घूंट लिया, कप वापस मेज पर रखा, फिर बाई निंगबिन की आंखों में देखते हुए बोली, मिस बाई, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। मैं यहां आपके साथ बातचीत करने नहीं आई हूं। मैं जी रिटेल की साझेदार हूं और आज यहां मैं सिर्फ जी बोदा का साथ देने आई हूं। यह सुनते ही बाई निंगबिन का शरीर हल्का सा डगमगा गया। काफी देर से चुप बैठे इतो चेंग ने आखिरकार मुंह खोला। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। जी बोदा, तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग कहेंगे तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? मैंने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। इतो चेंग, तुम मुझसे मजबूरी का फायदा उठाने की बात कर रहे हो? मैंने कंधे उचकाए। पिछले 3 सालों में जब भी बाई निंगबिन किसी मुसीबत में फंसती, तुम ठीक उसी समय उसके सामने पहुंचे, हर बार उसकी मदद की और फिर पूरी दुनिया को बताया कि उसकी मदद किसने की, क्योंकि असल में तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। तुम उसे धीरे धीरे अपने ऊपर निर्भर बना रहे थे। आज वो तुम्हें इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उसे ये यकीन दिला दिया कि तुम्हारे बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो गया। अचानक बाई निंगबिन ने हैरानी से इतो चेंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार संदेह दिखाई दिया। इतो चेंग का चेहरा बदल गया। जी बोदा, बकवास मत करो, मैंने शांत स्वर में कहा। बकवास? मैंने फाइल से एक और दस्तावेज निकाला और बाई निंगबिन के सामने रख दिया। इसे देखो। इन पिछले 3 सालों में किंगयुन ग्रुप की हर फंडिंग के दौरान इतो चेंग ने अलग अलग कंपनियों के नाम पर शेयर खरीदे। जानती हो आज उसके पास कुल कितने शेयर हैं? मैंने खुद ही जवाब दिया, 37%। आज किंगयुन ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर तुम नहीं बल्कि इतो चेंग है। बाई निंगबिन ने कांपते हाथों से फाइल खोली। कुछ ही सेकंड बाद उसकी उंगलियां कांपने लगीं। इतो चेंग घबराकर बोला, निंगबिन, बात वैसी नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ने बढ़ा, लेकिन बाई निंगबिन ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मुझे मत छुओ। उसने सीधा इतो चेंग की आंखों में देखा। उन आंखों में गुस्सा था, धोखे का दर्द था और गहरी निराशा भी। इतो चेंग, मुझे सच सच बताओ, ये 37% शेयर तुम्हारे पास कैसे आए? इतो चेंग के होंठ हिले, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं अपनी सीट से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। पीठ सबकी तरफ थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, बाई निंगबिन, अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा। पिछले 3 साल एक आदमी सामने से तुम्हारा पीछा करता रहा और तुम उसे मजाक समझती रही। दूसरा आदमी पीछे से तुम्हारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता रहा और तुम उसे अपना सच्चा प्यार मानती रही। बताओ, इससे ज्यादा विडंबना और क्या होगी? बाई निंगबिन की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने दिए। वो अचानक खड़ी हुई, अधिग्रहण वाले समझौते की आखिरी पेज खोली और बिना कुछ पढ़े साइन करने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय शू टिंगटिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। निंगबिन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ये समझौता साइन नहीं कर सकती। बाई निंगबिन की आवाज बेहद शांत थी, इतनी शांत जैसे वो सब कुछ खोने वाली इंसान नहीं बल्कि पहले ही सब कुछ खो चुकी हो। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने हमेशा कहा था कि जी बोदा एक निकम्मा है, एक बेकार इंसान जो मेरे लायक नहीं है। उस बात में तुम सही थी, वो सच में मेरे लायक नहीं था। लेकिन एक बात तुमने गलत कही थी। शू टिंगटिंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या? बाई निंगबिन की आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले। एक एक बूंद समझौते के कागज पर गिरने लगी। वो खुद पे हंसते हुए बोली, वो निकम्मा नहीं था, निकम्मी मैं थी। इतना कहकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दस्तखत कर दिए।
फिर अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। शू टिंगटिंग 2 सेकंड तक वहीं खड़ी रह गई, फिर घबराकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। अब कमरे में सिर्फ मैं, इतो चेंग और लियू रुयान बचे थे। इतो चेंग कुर्सी पर जड़ होकर बैठा था। उसके चेहरे का रंग बार बार बदल रहा था, पहले हैरानी, फिर गुस्सा और आखिर में नफरत। उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? मैं हल्का सा मुस्कुराया। उसके सामने खड़े होकर मैंने कहा, जीत गया? इतो चेंग, ये तो अभी शुरुआत है। किंगयुन ग्रुप तो सिर्फ शुरुआत थी। असली निशाना ई ग्रुप है। तुम्हारा चचेरा भाई ई जिंगशुआन पहले ही मेरे साथ पूरी साझेदारी करने के लिए तैयार हो चुका है। 3 महीने के अंदर ई ग्रुप के बड़े शेयरधारक फिर से वोटिंग करेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जरा सोचो, क्या तब भी तुम अपनी कुर्सी बचा पाओगे? इतो चेंग का चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसके होंठ कांपने लगे। तुम, मैं थोड़ा झुककर इतनी धीमी आवाज में बोला कि सिर्फ वही सुन सके। जियांगचेंग टीवी स्टेशन के डायरेक्टर के खिलाफ जो सबूत मेरे पास हैं, मैंने अभी उनका सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही बाहर निकाला है। अगर तुमने फिर कोई चाल चलने की कोशिश की तो बाकी सारे सबूत सीधे अभियोजन विभाग के पास पहुंच जाएंगे। उस दिन सिर्फ टीवी स्टेशन का डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि तुम भी जेल के अंदर होंगे। ये सुनते ही इतो चेंग झटके से खड़ा हो गया। पीछे रखी कुर्सी जोर से गिर पड़ी। वो पूरे 5 सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर बिना कुछ बोले तेज कदमों से कॉन्फ्रेंस रूम छोड़कर चला गया। अब कमरे में सिर्फ मैं और लियू रुयान रह गए थे। उसने धीरे से कॉफी का कप नीचे रखा, कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, क्या तुमने ये सब शुरू से ही प्लान कर रखा था? मैं खिड़की के पास जाकर बाहर फैले जियांगचेंग को देखने लगा, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, शुरू से नहीं, बल्कि उस दिन से जब मैंने तय किया कि अब मैं किसी की कहानी का साइड कैरेक्टर बनकर नहीं जीऊंगा। लियू रुयान भी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। दोनों कुछ देर तक शहर को देखते रहे, फिर उसने धीरे से पूछा, अब क्या? तुम जीत चुके हो, आगे क्या करने वाले हो? मैंने उसकी तरफ देखा। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, मुस्कान थी और एक ऐसी गर्माहट जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने धीरे से कहा, अब मैं वो काम करना चाहता हूं जो पहले कभी नहीं कर पाया। वो मुस्कुराई। क्या? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, एक बार अपने लिए जीना, न किसी सिस्टम के लिए, न किसी मिशन के लिए, न किसी की उम्मीदें पूरी करने के लिए, बस अपने लिए। लियू रुयान मुझे देखती रही, फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो बोली, तो तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह क्या है? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस दुनिया में मेरे किए गए सबसे सही फैसलों में से एक तुम हो। लियू रुयान ने झुककर हमारे जुड़े हुए हाथों को देखा। उसके कान हल्के लाल हो गए, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा। उसी समय मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। मैंने उसे खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मिशन असफल, सजा लागू कर दी गई है, सिस्टम स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है, होस्ट अब हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहेगा, आपको नई जिंदगी की शुभकामनाएं। मैंने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर मोबाइल जेब में रख दिया। लियू रुयान ने पूछा, क्या हुआ? मैं हल्के से मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस एक पुराने साथी ने मुझसे आखिरी बार अलविदा कहा है। मैंने उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया और मन ही मन कहा, इस बार हमेशा के लिए अलविदा। किंगयुन ग्रुप के जी रिटेल द्वारा अधिग्रहण की खबर पूरे जियांगचेंग के बिजनेस जगत में तूफान बनकर फैल गई। कोई कह रहा था एक छोटी कंपनी ने दिग्गज को निगल लिया, कोई इसे इतिहास का सबसे बड़ा बिजनेस उलटफेर बता रहा था, लेकिन हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, जी बोदा ने यह सब आखिर किया कैसे? जो आदमी कुछ समय पहले तक सबकी नजरों में निकम्मा था, वही सिर्फ 1 महीने के अंदर जियांगचेंग की टॉप कंपनियों में शामिल किंगयुन ग्रुप को अपने अधीन ले आया। मीडिया में हर तरफ उसी की चर्चा थी। हर दिन नई नई कहानियां सामने आ रही थीं। कोई कहता वो किसी महान बिजनेस गुरु का शिष्य है, कोई दावा करता जी कियांग ने उसे सालों पहले अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुप्त ट्रेनिंग दी थी। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि वो पिछले जन्म की यादों के साथ वापस लौटा है। इनमें से कोई भी बात सच नहीं थी, लेकिन एक बात पूरी तरह सही थी, अब जी बोदा किसी की नजरों में निकम्मा नहीं रहा था। जब जी कियांग को किंगयुन ग्रुप के अधिग्रहण की खबर मिली तो वो पूरे 10 मिनट तक बिना कुछ बोले बैठे रहे। फिर उन्होंने फोन उठाया और मुझे सिर्फ एक बात कही, घर आ जाओ।
आज साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैंने बिना कुछ कहे हाँ कर दी। कुछ देर बाद मैं जी परिवार की विशाल हवेली की ओर निकल पड़ा। वो हवेली जियांगचेंग के उत्तरी पहाड़ी इलाके में बनी थी, करीब 3000 वर्ग मीटर में फैली हुई। मुख्य गेट से मुख्य इमारत तक पहुंचने में भी करीब 5 मिनट की ड्राइव लगती थी। जब मैं वहां पहुंचा, जी कियांग पहले से ही डाइनिंग रूम में बैठे थे। टेबल पर 4 सब्जियां और एक सूप रखा था। कोई महंगे या दुर्लभ व्यंजन नहीं, बस साधारण घर का खाना। जी बोदा की मां यानी जी कियांग की पत्नी 3 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। उसके बाद जी कियांग ने दोबारा शादी नहीं की। इतनी बड़ी हवेली में अब सिर्फ वही और कुछ नौकर रहते थे। जब मैं डाइनिंग रूम में पहुंचा तो देखा जी कियांग अकेले लंबी मेज के एक छोर पे बैठे थे। उनके सामने 2 लोगों के लिए बर्तन पहले से रखे हुए थे। उन्होंने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया, बैठो। मैं चुपचाप जाकर बैठ गया, लेकिन खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। जी कियांग ने थोड़ी झिझक के साथ एक टुकड़ा ब्रेज्ड पोर्क मेरी प्लेट में रखा। लग रहा था उन्हें ऐसा किए हुए बहुत समय हो चुका था। कुछ पल बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी मां मरने से पहले मुझसे एक बात कहकर गई थी। मैंने उनकी तरफ देखा। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उसने कहा था हमारा बेटा निकम्मा नहीं है, बस उसका समय अभी नहीं आया, उसे मजबूर मत करना। मैंने कुछ नहीं कहा। जी कियांग ने चॉपस्टिक नीचे रख दी, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, उस समय मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है। मैंने प्लेट में रखा मांस का टुकड़ा उठाया और एक कौर खाया। स्वाद अच्छा था। घर के शेफ का बनाया हुआ खाना सचमुच बेहतरीन था, लेकिन मां के हाथों जैसा स्वाद अब भी कहीं नहीं था। मैंने चुपचाप चॉपस्टिक रख दी, फिर उनकी तरफ देखकर कहा, पापा, मैं आपसे कभी नाराज नहीं था। ये सुनते ही जी कियांग की आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कुछ सेकंड बाद वो फिर अपनी सामान्य सख्त आवाज में बोले, खाना खत्म कर लो, उसके बाद स्टडी रूम में आना। कुछ देर बाद हम दोनों स्टडी रूम में बैठे थे। जी कियांग ने दराज खोली और एक फाइल निकालकर मेरे सामने रख दी। मैंने फाइल खोली। अंदर शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट था। उसमें लिखा था, जी कियांग अपने 30% जी ग्रुप के शेयर जी बोदा के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। ये सब क्या है? जी कियांग शांत स्वर में बोले, ये तुम्हारा हक है। उन्होंने आगे कहा, किंगयुन ग्रुप का अधिग्रहण तुमने जी रिटेल के अपने फंड से किया। तुमने जी ग्रुप का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब तुम अब अपने दम पे कारोबार संभाल सकते हो। उन्होंने फाइल मेरी तरफ सरकाते हुए कहा, यह शेयर इनाम नहीं है, यह मेरा निवेश है। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं कुछ देर तक उस एग्रीमेंट को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। जी परिवार की हवेली से निकलने के बाद मेरी कार पहाड़ी सड़क पर कुछ ही दूर पहुंची थी कि अचानक एक लाल रंग की पोर्शे मेरे सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला और बाई निंगबिन बाहर उतरी। आज उसने बिल्कुल मेकअप नहीं किया था, सिर्फ एक साधारण सफेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल भी खुले हुए थे। वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। चेहरे पे अब भी वही खूबसूरती थी, लेकिन पहले वाला घमंड, पहले वाली तेज धार सब गायब हो चुकी थी। उनकी जगह सिर्फ थकान और अजीब सी शांति बची थी। वो मेरी कार के सामने आकर रुक गई, धीरे से बोली, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। मैंने इंजन बंद किया, गाड़ी से उतरकर दरवाजे से टिक गया। दोनों हाथ जेब में डालकर मैंने कहा, कहो। बाई निंगबिन ने गहरी सांस ली, जैसे ये शब्द कहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उस दिन मीटिंग रूम में तुमने जो बातें कही थीं, मैंने उनके बारे में बहुत सोचा। तुमने कहा था कि इतो चेंग ने मुझे ऐसा इंसान बना दिया जो उसके बिना जी ही नहीं सकती। उसने सिर झुका लिया, धीरे से बोली, तुम सही थे। मैं अब भी चुप था। कुछ पल बाद उसने फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बात तुमने गलत कही थी। मैंने हल्का सा भौं उठाई। कौन सी? बाई निंगबिन हल्का सा मुस्कुराई। वो मुस्कान खुद पर तंज कसने जैसी थी। फिर उसने कहा, उस दिन टिंगटिंग ने मुझे वो सारी बातें बताईं जो तुमने उससे कही थीं। तुम्हारी हर बात सच थी। बाई निंगबिन ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। इन 3 सालों में इतो चेंग ने कभी तुम्हारे बारे में एक अच्छी बात नहीं कही, और तुमने कभी मेरा बुरा नहीं किया। तुम मेरे लिए फूल लाते थे, मुझे खाने पे ले जाते थे, हर मुश्किल में मेरी मदद करते थे। तुमने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया। लेकिन मैं और टिंगटिंग,
हम दोनों हमेशा तुम्हें ही चोट पहुंचाते रहे। पहाड़ों से आती ठंडी हवा, चारों तरफ सन्नाटा और उसके कांपते हुए शब्द, सब कुछ एक पल के लिए थम सा गया। बाई निंगबिन ने गहरी सांस ली, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, आज मैं यहां तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूं। कुछ सेकंड रुककर उसने धीमे से कहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, मुझे माफ कर देना। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ये बाई निंगबिन का जी बोदा से माफी मांगना नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की माफी है जिसने किसी निर्दोष इंसान को बहुत दर्द दिया। मैं कुछ देर तक बस उसकी आंखों में देखता रहा। पहली बार मुझे उनमें सच्चा पछतावा दिखाई दिया। काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने शांत आवाज में कहा, बाई निंगबिन, इन 3 सालों में तुमने कभी मेरी तरफ सचमुच देखा ही नहीं। तुम्हारी दुनिया में सिर्फ एटो चेंग था, तुम्हारी कंपनी थी और तुम खुद थी। तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं का इस्तेमाल किया, मेरे प्यार को अपनी कीमत बढ़ाने का जरिया बनाया। तुम्हें अच्छा लगता था कि कोई तुम्हारे पीछे पागल है, लेकिन तुमने कभी उसे कोई जवाब नहीं दिया। गलती वही थी। बाई निंगबिन की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। मैं कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, आज तुम्हारी माफी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, माफी इसलिए नहीं मांगी जाती कि सामने वाला तुम्हें माफ कर दे। माफी इसलिए मांगी जाती है ताकि तुम्हारा अपना दिल हल्का हो सके। किंगयुन ग्रुप की बात अब खत्म हो चुकी है। तुमने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और मैंने अपना वादा निभाया। तुम्हारे पास अभी भी कंपनी का 30% गैर कोर बिजनेस है, उसे ईमानदारी से आगे बढ़ाओ। 3 साल बाद तुम फिर से खड़ी हो सकती हो। बाई निंगबिन ने आंसू पोंछे, फिर हल्की सी मुस्कुराई। क्या तुम मुझे हिम्मत दे रहे हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। मैं कार में बैठते हुए बोला, तुम में काबिलियत की कमी कभी नहीं थी। बस तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान रही कि तुम्हें लगने लगा दुनिया हमेशा तुम्हारे हिसाब से चलेगी। ये गिरना तुम्हारे लिए बुरा नहीं, बल्कि जरूरी था। मैंने इंजन स्टार्ट किया, तभी बाई निंगबिन ने मुझे फिर पुकारा। जी बोदा। मैंने कार की खिड़की नीचे की। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो शायद बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था। जब तुम 3 साल तक मेरा पीछा करते रहे, क्या उस समय तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया था? मैं 2 सेकंड तक चुप रहा, फिर बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं, बस इतना ही। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और काली में बैक रात के अंधेरे में आगे बढ़ गई। रियर व्यू मिरर में बाई निंगबिन की परछाई धीरे धीरे छोटी होती गई, फिर पहाड़ी मोड़ के पीछे हमेशा के लिए ओझल हो गई। मैंने बिना किसी भाव के अपनी नजर वापस सड़क पर जमा ली। मैं निर्दयी नहीं था, लेकिन उन 3 सालों में मेरे हर फूल, हर मुस्कान, हर प्यार का इजहार सिस्टम ने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। मैंने कभी भी एक पल के लिए भी बाई निंगबिन से प्यार नहीं किया था। इस बात को मैं सबसे अच्छी तरह जानता था। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ई ग्रुप के अंदर की सत्ता की लड़ाई दिन ब दिन और तेज होती चली गई। मेरे समर्थन के बाद ई जिंगशुआन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बोर्ड मीटिंग में ई तो चेंग को खुली चुनौती दे दी। ई परिवार का शेयर होल्डिंग ढांचा बेहद जटिल था। परिवार की कई शाखाओं के पास अलग अलग हिस्सेदारी थी। हालांकि ई तो चेंग मुख्य परिवार का सबसे बड़ा वारिस था, लेकिन उसके पास बहुमत के लिए पर्याप्त शेयर नहीं थे। ई जिंगशुआन ने परिवार के कई बड़े शेयरधारकों को अपने साथ मिला लिया। कुछ ही समय में उसकी हिस्सेदारी ई तो चेंग से ज्यादा हो गई। 1 महीने बाद हुई शेयर होल्डर्स मीटिंग में ई तो चेंग को कार्यकारी निदेशक के पद से हटा दिया गया। अब वो सिर्फ एक साधारण निदेशक बनकर रह गया और ई जिंगशुआन ई ग्रुप का नया वास्तविक मुखिया बन गया। जिस रात ई तो चेंग को यह खबर मिली, उस रात ई तो चेंग अपने ऑफिस में अकेला बैठा रहा। उसने पूरी व्हिस्की की बोतल खत्म कर दी। शराब का हर घूंट उसे उसी दिन की बातें याद दिला रहा था। उसे मीटिंग में मेरे कहे हर शब्द याद आ रहे थे। पिछले 3 सालों की अपनी हर चाल, हर योजना, हर षड्यंत्र सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। और फिर उसे बाई निंगबिन की आखिरी नजर याद आई। उस नजर में न गुस्सा था, न नफरत, सिर्फ गहरी निराशा थी। ई तो चेंग को हार से इतना डर नहीं लगता था जितना किसी के उसके असली चेहरे को पहचान लेने से। और मैंने उसे पूरी तरह पढ़ लिया था। उसने मोबाइल उठाया, मेरे नंबर तक पहुंचा, काफी देर तक कॉल बटन को देखता रहा, लेकिन
आखिरकार उसने फोन नहीं किया। मोबाइल बंद करके उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। खाली ऑफिस में सिर्फ उसके दबे हुए सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। उधर शू टिंगटिंग की जिंदगी भी आसान नहीं रही। जियांगचेंग के हाई सोसाइटी सर्कल में उसकी प्रतिष्ठा एक झटके में खत्म हो गई। जो लड़कियां पहले उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहती थीं, वो अब उससे दूरी बनाने लगीं। कोई भी ऐसी लड़की के साथ दिखाई नहीं देना चाहता था जिसने कभी जी बोदा का खुलेआम मजाक उड़ाया था। ये बदलाव इसलिए नहीं आया था कि लोगों की अंतरात्मा जाग गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आज जी बोदा इतना ताकतवर बन चुका था कि कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। शू टिंगटिंग के माता पिता छोटा सा कारोबार करते थे, किसी तरह मध्यम वर्ग में गिने जाते थे। पहले बाई निंगबिन की वजह से उसे बड़े लोगों के बीच जगह मिल जाती थी, लेकिन अब जब बाई निंगबिन खुद मुश्किल में थी तो शू टिंगटिंग का पूरा सोशल नेटवर्क एक ही रात में बिखर गया। उसने कई बार मुझे मैसेज भेजे, माफी मांगना चाहती थी, लेकिन मैंने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। सच में मेरे पास समय नहीं था। मैं इतना व्यस्त था कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। एक तरफ किंगयुन ग्रुप का बिजनेस इंटीग्रेशन, दूसरी तरफ जी रिटेल का तेजी से विस्तार, और तीसरी तरफ लियू परिवार के साथ नई साझेदारी। तीनों काम एक साथ चल रहे थे। रोज मुझे 5 घंटे से भी कम नींद मिलती थी, लेकिन पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क था। पहले सिस्टम मुझे मजबूर करके सब करवाता था, अब मैं अपनी इच्छा से मेहनत कर रहा था। ये थकान मुझे अच्छी लगती थी। लियू रुयान लगभग हर दिन मेरे ऑफिस आने लगी। शुरुआत में वो सिर्फ काम की बातें करने आती थी, फिर मेरे साथ दोपहर का खाना खाने लगी, और कुछ समय बाद उसे किसी बहाने की भी जरूरत नहीं रही। वो बस मेरे साथ कुछ देर बैठना चाहती थी। लियू रुयान कभी ज्यादा चिपकने वाली लड़की नहीं थी। उसका अपना करियर था, अपनी दुनिया थी, अपनी रफ्तार थी। लेकिन जब वो मेरे साथ होती तो अनजाने में उसकी चाल धीमी हो जाती, क्योंकि मेरे साथ उसे न किसी से डरना पड़ता था, न किसी पर शक करना। एक दिन वो अचानक बोली, तुम आजकल ज्यादा मुस्कुराने लगे हो। मैंने फाइलों से नजर उठाकर पूछा, सच? उसने अपने होंठों पर हल्की सी औपचारिक मुस्कान बनाते हुए कहा, पहले तुम ऐसे मुस्कुराते थे। फिर उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, चेहरे पर बच्चों जैसी मासूम मुस्कान फैल गई, और अब तुम ऐसे मुस्कुराते हो। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मैंने धीरे से कहा, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। ये सुनते ही लियू रुयान के कान हल्के लाल हो गए, लेकिन इस बार उसने बात बदलने की कोशिश नहीं की। वो सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुमने कहा था कि इस दुनिया में तुम्हारा सबसे सही फैसला मैं हूं, तो क्या तुम उस फैसले को पूरी जिंदगी का फैसला बनाना चाहोगे? ऑफिस में अचानक गहरी खामोशी छा गई। मैंने पेन मेज पर रखा, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, फिर अपना हाथ उठाकर बहुत प्यार से उसकी ठुड्डी को थाम लिया। मेरे अंगूठे ने हल्के से उसके गाल को छुआ। दोपहर की धूप में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। मैंने गंभीर स्वर में कहा, लियू रुयान, पिछले 20 से ज्यादा सालों में मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया। इसलिए नहीं कि मैं करना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। मैं किसी का भविष्य नहीं बन सकता था। वो चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। मैंने आगे कहा, लेकिन अब सब बदल चुका है। आज मेरे पास तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी देने की ताकत भी है, और हमारे रिश्ते की रक्षा करने की क्षमता भी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, लियू रुयान, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो पूरे 3 सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर हल्के से मेरे सीने पर मुक्का मारा, मुस्कुराकर बोली, अभी तो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थीं, मुझे लगा तुम शादी के लिए प्रपोज करने वाले हो। उसने आंखें घुमाईं, लेकिन चेहरे की मुस्कान छिप नहीं पा रही थी। और आखिर में, बस गर्लफ्रेंड? मैं हंस पड़ा। तो तुम चाहती क्या हो? वो हल्का सा उचक्कर मेरे कान के पास आई और बहुत धीमी आवाज में कुछ कहा। एक पल के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गया, फिर मेरे चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, जब सही समय आएगा मैं वो बात भी कहूंगा। लियू रुयान ने अपना चेहरा मेरे सीने से लगा लिया, धीरे से फुसफुसाई, मैं इंतजार करूंगी। 3 महीने बाद मैं जी रिटेल के नए मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पे खड़ा था। 68 मंजिला इमारत, और मेरा ऑफिस सबसे ऊपर। खिड़की से पूरा जियांगचेंग दिखाई दे रहा था। सिर्फ 6 महीनों में जी रिटेल का कारोबार दोगुना हो चुका था। अब किसी के पास मुझे निकम्मा कहने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ बाई निंगबिन का बचा हुआ 30% गैर कोर बिजनेस भी
धीरे धीरे फिर से संभलने लगा था। मैंने उसके काम में कभी दखल नहीं दिया। उसने भी सारे बड़े पद छोड़ दिए। अब वो सिर्फ सलाहकार के रूप में जुड़ी थी। उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ नए प्रोडक्ट बनाने पर लगा दिया। जब विस्तार का दबाव और पूंजी की राजनीति उसकी जिंदगी से हट गई, तब उसे फिर से वही जुनून मिल गया जिसके साथ उसने कभी अपना पहला कारोबार शुरू किया था। शू टिंगटिंग ने आखिरकार जियांगचेंग छोड़ दिया। वो दक्षिण के एक छोटे से शहर में जाकर रहने लगी और वहां एक छोटी सी फूलों की दुकान खोल ली। जाने से पहले उसने मुझे एक बहुत लंबा मैसेज भेजा। इस बार मैंने उसे पूरा पढ़ा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कुछ रिश्ते न दोबारा जोड़े जा सकते हैं और न ही उन्हें जोड़ने की जरूरत होती है। तभी लियू रुयान ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसके हाथों में खाने के 2 बैग थे। वो मुस्कुराकर बोली, लंच लेकर आई हूं। उसने बैग टेबल पर रखे और खाना निकालते हुए बोली, आज दोपहर 3 बजे तुम्हारी मीटिंग है। शाम 5 बजे अंकल चेन के साथ अगले साल की रणनीति पर चर्चा है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, और 7 बजे के बाद? लियू रुयान ने मुझे चॉपस्टिक थमाई, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, 7 बजे के बाद पूरा समय मेरा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए चॉपस्टिक ले ली, धीरे से कहा, जैसा तुम कहो। यह सुनते ही लियू रुयान खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान बिल्कुल वसंत की हवा जैसी थी। बाहर जियांगचेंग की रात रोशनी से जगमगा उठी थी। हजारों घरों की लाइटें पूरे शहर को चमका रही थीं। खाना खाते खाते मुझे अचानक एक पुरानी बात याद आई। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था, तब सिस्टम ने कहा था, तुम कभी अपने पुराने संसार में वापस नहीं जा सकोगे। उस समय मैं पूरी तरह टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी और की कहानी में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया हो। लेकिन आज सोचता हूं, अगर वापस नहीं जा सकता तो क्या हुआ? उस दुनिया में मेरे पास था ही क्या? न माँ बाप, न कोई अपना, न प्यार, न करियर, और न ही कोई ऐसा घर जहां लौटने का मन करे। लेकिन इस दुनिया में मेरे पास जी बोदा की पहचान थी, जी कियांग का भरोसा था, अंकल चेन का साथ था और लियू रुयान का प्यार था। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि मुझे यहां मैं खुद मिल गया था। मैं अब सिस्टम द्वारा बनाया गया विलेन नहीं था, न लोगों की नजरों में निकम्मा था और न ही किसी का सहारा बनकर जी रहा था। मैं था, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी किस्मत अपने हाथों से बदली थी। मैंने मोबाइल उठाया, कॉन्टैक्ट लिस्ट में उस बिना नाम वाले नंबर को खोला, फिर एक छोटा सा मैसेज भेजा, सिस्टम को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। उसने 3 साल मेरी जिंदगी मुश्किल जरूर बनाई, लेकिन अगर वो नहीं होता तो मैं कभी इस दुनिया तक नहीं पहुंच पाता। सिर्फ 3 सेकंड बाद जवाब आ गया, सिस्टम स्लीप मोड में है, आपका संदेश उसे नहीं भेजा जा सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो उसकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद स्वीकार कर सकता हूं। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर अनायास मेरी नजर लियू रुयान पर पड़ी। वो आराम से सूप पी रही थी। मेरी नजर महसूस करके उसने सिर उठाया और पूछा, क्या हुआ? मैं मुस्कुराया, मोबाइल जेब में रख लिया। कुछ नहीं। लेकिन मेरे होंठों की मुस्कान अब छिप ही नहीं रही थी। मैंने धीरे से टेबल पर रखा उसका हाथ पकड़ लिया। लियू रुयान एक पल के लिए रुकी, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। उल्टा उसने भी मेरी उंगलियां कसकर थाम लीं। बाहर जियांगचेंग के आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। उसकी चांदनी पूरे शहर पर बहुत सुकून से बिखरी हुई थी। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सिस्टम की जंजीरों में बंधा हुआ था, लेकिन इस कहानी का अंत एक ऐसे साधारण इंसान के साथ हुआ जिसने अपनी आजादी चुन ली, जो अपने सबसे प्रिय इंसान का हाथ थामे अपने शहर की सबसे ऊंची इमारत पर खड़ा था। नीचे हजारों घरों की रोशनी थी और उसके दिल में सिर्फ सुकून। शायद यही सबसे खूबसूरत अंत था।